नमस्कार। और एक बार फिर सभी का स्वागत। और ये मेरा सौभाग्य भी है कि आप सब लोगों के साथ मैं इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ, है ना। ये जो अपॉर्चुनिटी हम सबको मिली है, ये हमारे राकेश भाई भी के लिए उनका साधुवाद, है ना। उनको और प्रियंका बहन को ये लगा कि जयपुर में रहते हुए, है ना, अपने समय का सदुपयोग किया जाए। और ये बहुत ही सुखद संयोग, है ना। और इसमें आप सबकी भागीदारी। तो आज हम लोग कल जहाँ पर रुके थे, तो एक तो ये समझ में आ रहा है कि अभ्यास क्रिया पूर्णता के लिए, अर्थात ज्ञान संपन्न होने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है ना। ये हम लोगों ने कल देखा। और ये जो चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि अभ्यास की अनिवार्यता। तो अभ्यास की अनिवार्यता क्यों है ना। इसके लिए बहुत ही अच्छा एक जो लास्ट हम लोगों ने तर्क को देखा था कि प्रकृति में ऐसी कोई इकाई नहीं है जिसमें आचरण ना हो। सभी को नमस्कार एक बार फिर। तो देखिए, हर इकाई का आचरण है ना। तो स्वाभाविक है कि मानव रूपी इकाई का भी कोई आचरण होना चाहिए। तो प्रकृति में ऐसी कोई इकाई नहीं है जिसमें आचरण ना हो। तो मानव के आचरण की बात, उसी को मानव का त्वा, उसी को मानव की मौलिकता, है ना, ऐसे अलग अलग उसको बताया गया है। अलग अलग संदर्भ में अलग अलग नामकरण संज्ञा दी गई है, क्योंकि जिस तरह से हम पर्यायवाची अलग अलग यूज करते हैं तो अलग अलग संदर्भों में वो ज़्यादा सटीक रहता है। तो मौलिकता, स्वभाव, त्वा, है ना, आचरण। तो प्रकृति में ऐसी कोई इकाई नहीं है जिसमें आचरण ना हो। मानव में तात्रय की सीमा, तात्रय माने अमानवीयता, मानवीयता और अतिमानवीयता, सीमांतवर्ती स्वभाव और आचरण प्रत्यक्ष है। तो मानव में इन तीन सीमाओं में ही आचरण को पहचाना जाता है। या तो वो अमानवीयता पूर्ण आचरण होगा, या मानवीयता से संपन्न आचरण होगा, या फिर अतिमानवीयता से संपन्न आचरण होगा। आगे बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है, बहुत ही शानदार पैराग्राफ है। क्या कह रहे हैं? मानव मध्यस्थ क्रिया के अनुसरण पूर्वक ही जागृतिशील है। तो किसका अनुसरण होता है? मध्यस्थ क्रिया का। मध्यस्थ क्रिया क्या है? आत्मा, है ना। तो मध्यस्थ क्रिया के अनुसरण पूर्वक ही जागृतिशील है। यह जागृति की एक अवस्था का द्योतक है। मानव में ही मध्यस्थ को अनुसरण करने का अवसर है। तो मानव में मध्यस्थता को अनुसरण करने का, फॉलो करने का, वहां तक पहुंचने का अवसर है। सम विषम के नियंत्रण का आधार मध्यस्थ है, और सम और विषम के नियंत्रण का आधार भी मध्यस्थ है। साथ ही मध्यस्थ क्रिया ही समाधान है, और मध्यस्थ क्रिया स्वयं में समाधान है। अन्यथा प्रत्येक द्वंद्व समस्याजनक है। बाकी के जितने भी द्वंद्व हैं, द्वंद्व तो समस्या के रूप में है ही है। तो मध्यस्थता ही, है ना, उसी का अनुसरण होता है। और क्यों होता है? क्योंकि हर मानव सम विषम से मुक्त होना चाहता है। उसका कारण क्या है? कि हम निरंतरता चाहते हैं, और निरंतरता सिर्फ मध्यस्थता की हो सकती है। तो मध्यस्थ स्थिति की ही निरंतरता पाई जाती है। उसी का प्रभाव आत्मा में मध्यस्थ क्रिया के रूप में है। फलस्वरूप सारी जो विषम क्रियाएं हैं, आशा विचार इच्छाएं की भ्रमवश, वो सम में कन्वर्ट होती हैं चिंतन और साक्षात्कार और अवधारणाओं में, और वही बोध पूर्वक सम मध्यस्थ में कन्वर्ट होता है। और फाइनली आत्मा रूपी, है ना, जो अनुभव संपन्न आत्मा होने के बाद पूरी सारी की सारी जो जीवन की क्रियाएं हैं, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन, सभी की सभी मध्यस्थ का अनुसरण करती हैं। इसी को जागृति भी कह रहे हैं। तो ये जागृति की एक सीमा है। ये अपने आप में पूर्ण हो गया ऐसा नहीं है, क्रिया की पूर्णता है, अभी पूर्णता बाकी है। एक और मजेदार चीज, क्योंकि इसमें अपने को आएगा आगे, उस पर ध्यान आकर्षण में चाहूंगा अपना सबका चला जाए। अनुभव, अभी तक हम लोग या बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अनुभव हमें पाना है और यही उपलब्धि है। जबकि ये कहा जा रहा है कि अनुभव वो
प्रीरिक्विजिट है जीने के लिए। अनुभव अपने में पूरी उपलब्धि नहीं है, बल्कि अनुभव स्टार्टिंग पॉइंट है जीने का। जैसे हम किसी रेस में पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो हमें लगता है कि अच्छा ये फिनिश लाइन है, तो अधिकतर लोग अनुभव को फिनिश लाइन माने हुए हैं। अनुभव फिनिशिंग लाइन नहीं है, अनुभव स्टार्टिंग लाइन है। फिनिश लाइन तो अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था है, या अनुभव के बाद स्वयं को प्रमाणित करना, माने अनुभव के बाद जीने की शुरुआत है। दूसरे ढंग से कहें तो अनुभव प्री रिक्विजिट है, प्राथमिक रिक्वायरमेंट है। अनुभव अपने आप में संपूर्ण से हम संपन्न हो गए ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट है, हमें आचरण पूर्णता तक पहुंचना है। तो क्या कह रहे हैं कि पदार्थ अवस्था में सामूहिक, प्राण अवस्था में वर्गीय, जीव अवस्था में जातीय एवं ज्ञान अवस्था में भ्रम बस सामुदायिक बाध्यताएं दृष्टव्य हैं। तो इस समुदाय में रहना है पदार्थ का, प्राण अवस्था का, वर्गीयता में, जीव अवस्था अपने जातीयता में, वहाँ पे कोई भ्रम नहीं है ना। वहाँ पे वो सारी की सारी सामूहिकता, वर्गीयता और जातीयता ये व्यवस्था के अर्थ में समाहित है। मानव में ज्ञान अवस्था में भ्रम बस ये सामुदायिक बाध्यताएं दृष्टव्य हैं, ये ठीक नहीं है। जागृति पूर्वक अखंडता सार्वभौमता सूत्र व्याख्या है, और जागृति के बाद हमें अखंडता और सार्वभौमता का सूत्र अखंडता के रूप में और सार्वभौमता या व्यवस्था हमें व्याख्या के रूप में दिखाई देती है, अर्थात जीने के स्वरूप में दिखाई देती है। सूत्र और व्याख्या ही आता रहता है बीच बीच में। सूत्र विधि के रूप में है ना, संस्कार के रूप में है, व्याख्या आचरण के रूप में है, या व्यवस्था के रूप में। किस तरह से वो कोड जो है मैनिफेस्ट होता है हमारे डे टू डे एक्टिविटी में, तो जो कोडिंग है वो सूत्र है, और जो मैनिफेस्टेशन है उस कोड का, जैसे यदि देखें तो बीज में जो प्राण सूत्र है ना, जो जेनेटिक कोड है वो कोडिंग है, लेकिन जो पेड़ के रूप में जो व्यक्त होता है वो उसकी व्याख्या है ना, जो प्रमाणित करता है अपने को। जो छोटा सा एक बीज अपने को पूरे वृक्ष के रूप में प्रमाणित कर देता है, उस कोड को मैनिफेस्ट कर देता है लिविंग में। तो ऐसे ही सारा का सारा ज्ञान, संस्कार है ना, ये कोड है, जेनेटिक कोड, या इसको कहें जीने का कोड, मानवीयता का कोड। ये एक सूत्रित हो जाता है अध्ययन से, और फिर वो जीने में, व्यक्ति में, परिवार में, समाज में अभिव्यक्त होता है मानवीयतापूर्ण आचरण के रूप में, और अति मानवीयतापूर्ण आचरण के रूप में। जागृत मानव में अखंडता ही सामाजिकता है। तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अभ्यास की अनिवार्यता, है ना। अभ्यास की क्यों अनिवार्यता है, और उसके ऊपर बात हो रही है, क्योंकि हम सब अखंडता चाहते हैं, सार्वभौमता चाहते हैं, सुख समृद्धि चाहते हैं, समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व चाहते हैं, है ना। या दूसरे शब्दों में कहें तो धरती कैसे स्वर्ग हो जाए, ये सब हमारी कामना में पहले से ही है। इसी को प्रमाणित करना चाहते हैं। इस अर्थ में हम अभ्यास की, पहले ज्ञान की आवश्यकता है, और उस या जागृति के लिए अभ्यास की आवश्यकता है, फिर जागृति पाने के बाद जागृति को प्रमाणित करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। तो जागृत मानव में अखंडता ही सामाजिकता है। तो जागृत मानव में, अभी जो पहले समुदाय की बात की, भ्रमबस सामुदायिक बाध्यताएं हैं, जबकि जागृत मानव में सामुदायिकता नहीं है, अब अखंडता है ना, और वही समाज है, वही सामाजिकता है। तो टुकड़े टुकड़े में नहीं पहचानते हैं, मानव जाति एक के रूप में हम जब पहचानते हैं, उसको कह रहे हैं कि अब जागृति हुई। मानव ही इस पृथ्वी पर अन्य प्रकृति से विकसित है, और मध्यस्थता के बिना सामाजिकता सिद्ध नहीं है, सामाजिकता के बिना मानव आश्वस्त नहीं है। क्या मतलब, इतना मैं आज सुबह पढ़ रहा था इसको, तो बहुत ही पोएटिक वे में लिखा है। क्या लिख रहे हैं, मध्यस्थता के बिना सामाजिकता सिद्ध नहीं है, और सामाजिकता के बिना मानव आश्वस्त नहीं है। तो हमारे में आश्वस्ति नहीं है, अर्थात अभयता नहीं है, विश्वास नहीं है ना, विश्वास की स्थापना नहीं है, उसका प्रमाण नहीं है परस्परता में। कब तक, जब तक क्योंकि जब तक हम मध्यस्थता को ना पा जाएं, क्योंकि मध्यस्थता के बिना हम सम विषम या वर्गीयता या सामुदायिकता में रहेंगे, जो कि सामाजिकता नहीं होगी। और मानव ही इस धरती पर अन्य प्रकृति से विकसित है। इसको हम लोगों ने, मुझे जहाँ तक याद है, शायद चैप्टर 3 या 4 में ना पढ़ा था, मानव व्यवहार दर्शन में, किस तरह से मानव इस धरती पर अन्य प्रकृति से विकसित है। क्योंकि ये भी कई बार, खास तौर से MBA के बच्चों के साथ जब बात करते हैं, या ज़्यादा जो आज की समय में जो प्रतिभा संपन्न लोग हैं, अर्थात तर्क संगतता के साथ जो लोग हैं, या जो मॉडर्न साइंस को ज़्यादा पढ़े हैं, वो इस बात पे ज़रूर सवाल उठाते हैं कई बार कि भैया आप कैसे कह रहे हैं, हम लोग मानव हैं इसलिए अपने आप को विकसित कह रहे हैं,
इसका प्रमाण क्या है ना। तो बाबा ने बहुत ही अच्छे तर्क वहाँ पर दिए हैं कि एक तो हर विकसित इकाई में अपने से कम विकसित के रूप गुण स्वभाव धर्म को पाया जाता है, और विकसित इकाई में वो सब भी रूप गुण स्वभाव धर्म पाए जाते हैं जो उससे कम विकसित में नहीं पाए जाते। दूसरा, अधिक विकसित अपने से कम विकसित को नियंत्रित करने की ताकत के साथ होता है, लेकिन विकसित होने का प्रमाण वो पोषण करने के रूप में देता है, और विकसित है लेकिन जब शोषण करता है तो अपने विकसित होने को प्रमाण को नहीं दे पा रहा है। तो ये तो बहुत स्पष्ट है कि मानव इस धरती पर अन्य प्रकृति से विकसित है, क्योंकि मानव ही ऐसी इकाई है जिसने पदार्थ, प्राण और जीव अवस्था को नियंत्रित कर पाया है। इसलिए मैं जब कई बार है ना ध्यान आकर्षण के लिए बोलता हूँ कि ऐसा ही देखा गया कि कुछ लोगों ने है ना शेर को, चीते को, है ना गाय को, बकरी को, हाथी को नियंत्रित किया हुआ है, इसको हम देखते ही हैं। ऐसा कहीं नहीं पाया गया कि 2-4 शेर ने 3-4 आदमी पाल रखे हैं, उनको पालतू बना लिया हो, है ना, या उनको नियंत्रित किया हो। तो इससे ये तो पता चल गया कि मानव विकसित इकाई है, लेकिन अभी मानव ने भ्रमवश अपनी विकसितता को रॉन्ग डायरेक्शन में यूज किया, अर्थात शोषण के लिए यूज किया है। जानवरों का भी इनको इकट्ठा करना जू में, ये सब कोई अपने इनका पोषण नहीं है, ये मानव अपने विकसित होने को प्रमाणित नहीं कर पा रहा है। फलस्वरूप मानव परेशान भी है ना, समस्याग्रस्त भी है, द्वंद्व में भी है, उसका इंटरनल कन्फ्लिक्ट भी है कि क्या मैं ये जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ कि नहीं, और आउटर कन्फ्लिक्ट भी है जो कि समाज में द्रोह विद्रोह युद्ध के रूप में दिखाई देता है, प्रकृति के साथ प्रदूषण के रूप में दिखाई देता है। तो ऐसे बहुत सारे ढंग से है ना हम इस बात को देख सकते हैं। तो श्यामवीर सिंह कह रहे हैं पहिया पदार्थ में सामूहिक, प्राण में वर्ग, क्रमशः संगठन व प्रजातियों को कहा जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, इसी बात को कह रहे हैं। अगला आगे बढ़ेंगे तो अपन देखेंगे कि मानव के चारों आयाम एवं पांचों स्थितियों में मध्यस्थता सहज सुलभ है ना। ये भी बहुत मजेदार चीज है कि मध्यस्थता सहज रूप में सुलभ ही है ना। मध्यस्थता अनुशीलन के बिना मानव में अखंडता नहीं है। मध्यस्थता को जब तक हम अनुशीलन नहीं करते हैं, अर्थात उसमें शोध करके वहां पहुंचते नहीं हैं, तब तक है ना मानव में अखंडता नहीं है, और मध्यस्थता आवेश नहीं है। इसके अनुसरण पर्यंत जागृति का अभाव नहीं है, और जब तक हम यहाँ तक पहुंच नहीं जाते तब तक, पर्यंत माने तब तक, जागृति का अभाव नहीं है, अर्थात हम जागृति क्रम में जाते हुए वहां तक पहुंचेंगे ही। तो कौन कौन से चारों आयाम और पांचों स्थितियों में मध्यस्थता सहज सुलभ है? तो देखिए किसको मध्यस्थता कह रहे हैं। तो चारों आयाम में अनुभव, विचार, व्यवहार और व्यवसाय, तो इसमें मध्यस्थता संभव है। ये मैं इसलिए ध्यान आकर्षण कराना चाह रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से व्यक्ति में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में और अंतर्राष्ट्र में मध्यस्थता संभव है। मध्यस्थता का मतलब होता है निर्विरोधिता, परस्पर पूरकता, उभय तृप्ति, ये संभव है। क्योंकि धीरे धीरे मानव जाति यहाँ आ गई है कि उसको लगता है कि भैया समाज में, परिवार में हम मध्यस्थता को स्थापित ही नहीं कर पाएंगे, संघर्ष रहेगा, कंपटीशन रहेगा, कोऑपरेशन, पूरकता, उपयोगिता हो पाएगी कि नहीं, इसमें लोगों को शंका हो गई है ना। मुझे याद है ऐसे ही मैं एक यूजीसी का प्रोग्राम कर रहा था है ना कैलकाटा में, और कुछ टीचर्स थे, शायद मैंने शेयर भी किया होगा क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छा लगा। तो एक महिला टीचर, ऐसी बात हो रही थी कि आचरण का प्रमाण तो परस्परता में मिलता है ना। फिर मैंने उनसे पूछा, आप वो कुछ ज़्यादा कुछ बात कर रही थी, तो मैंने कहा आपकी अपने पति से बनती है कि नहीं? तो बोलती हैं खड़ी होकर कि क्या बात कर रहे हो जब ये किसकी बनती है ये बताओ, है ना। और मतलब हम यहाँ पहुँच गए, और बहुत सारे चुटकुले हम देखते ही हैं पति पत्नी संबंधों में, क्या विडंबना है ना, कि तो इतना पवित्र संबंध, और हम लगभग बहुत सारे लोग ये उम्मीद खो चुके हैं एक उम्र के बाद, है ना। एक उम्र तक तो ये उम्मीद रहती है कि हमारा सोलमेट मिलेगा तो अब हम कुछ बेहतर जिएंगे। कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद, है ना, ये कम ज़्यादा हो सकता है। मैंने अधिकांश लोगों में, सभी में नहीं भी है, बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे से लोग जी रहे हैं, तभी हम सबको ये प्रेरणा भी है। बट ऐसा लोगों को लगने लगता है कि यार इनके साथ नहीं जिया जा सकता। तो बाबा कह रहे हैं कि जबकि मध्यस्थता सहज सुलभ है, कहाँ पर? परिवार में ही नहीं, तो व्यक्ति में, परिवार में, समाज में भी। अभी लोगों को ऐसा लगता है क्या बात कर रहे हैं भैया, ये राष्ट्र आपस में, वैसे तो राष्ट्र एक है,
धरती का राष्ट्र। बट लोगों को लगता है क्या कभी ऐसा होगा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान, है ना, या ये जो ब्लैक एंड वाइट्स की जो रेसिज्म है, तो ये क्या ये जो जातिगत, धर्मगत, संप्रदायगत और ये जो राष्ट्र के जो सीमाएं हैं, क्या इनका विलय हो पाएगा? तो ये बढ़िया जबरदस्त आश्वासन भी है, और कि मध्यस्थता पर्यंत, है ना, जागृति का अभाव नहीं है, ये होकर के ही रहेगा, है ना, या फिर मानव जाति इस धरती से कूच कर जाएगी, अर्थात जब लड़ते लड़ते समाप्त होने की तरफ इसकी संभावना है। बट मुझे लगता है दूसरी संभावना ज़्यादा प्रबल है कि हम इस मध्यस्थता का अनुसरण कर पाएंगे और जागृति को पा पाएंगे। तो ये संभव है, जो ये जो लाइन कह रही है कि चारों आयामों में, माने एक तो अपने में ही पहले स्वयं व्यक्ति में, उसके अनुभव आयाम में, विचार आयाम में, व्यवसाय और व्यवहार आयाम में। क्योंकि कई लोगों को ये भी लगता है कि भैया व्यवसाय में कैसे स्थापित होगी मध्यस्थता, है ना। तो ये कहा जा रहा है कि मानव के चारों आयामों में एवं पांचों स्थितियों में मध्यस्थता सहज सुलभ है। एक्चुअली उल्टा है, ये सहज सुलभ है, हमारा ध्यान उस तरफ नहीं गया है, इसलिए हमें ये लगता है। लोग कई बार बोलते हैं यार क्या बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो चीज़ें हमारे आसपास बनी रहती हैं, हमारा ध्यान नहीं जाता है, इसलिए हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। आगे अभी ये आएगा तो अपन और उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आने ही वाला है वो सूत्र भी। तो आगे पढ़ते हैं, है ना। कुछ कुछ चीज़ें मुझे याद आ जाती हैं तो मुझे लगता है उसको शेयर किया जाए, बट इसके साथ आगे भी चलते रहें अपन क्रम से। तो रूप गुण स्वभाव धर्म प्रकटन क्षमता ही प्रत्येक इकाई के विकास को स्पष्ट करता है। तो जो रूप गुण स्वभाव धर्म का प्रकटन हो जाए, है ना, तो ये क्षमता जो है कि हर इकाई अपने रूप गुण स्वभाव को प्रकट कर दे, यही इकाई के विकास को स्पष्ट करती है। जड़ प्रकृति में रूप और गुण, है ना, उसको भी और ध्यान से देखेंगे तो पदार्थ में रूप प्रकट है ना, प्राण अवस्थाओं में गुण का प्रकटन हो गया है, जीव अवस्था में रूप गुण एवं स्वभाव, है ना, ये प्रकट हो गया है। ज्ञान अवस्था में रूप गुण स्वभाव और धर्म का प्रकटन पाया जाता है, उसी को लिख रहे हैं। पदार्थ अवस्था रूप प्रधान, है ना, ऐसा नहीं है कि पदार्थ में चारों ही नहीं है, सभी में चारों हैं। जो प्रधानता है, पदार्थ रूप प्रधान, प्राण अवस्था गुण प्रधान, जीव अवस्था स्वभाव प्रधान और ज्ञान अवस्था धर्म प्रधान प्रकटन है। इसको अपने धर्म को ही प्रकट करना है, प्रमाणित करना है। क्यों? क्योंकि आगे लिख रहे हैं, जो जिसको प्रकट करता है उसमें उसके स्वागत अर्थात ग्रहण करने की क्षमता रहती है। तो चूंकि हम मानव जाति जो है वो धर्म प्रधान अर्थात सुख प्रधान है, अर्थात धर्म को व्यवस्था भी कहा है, धारणा भी कहा है, जो जिसकी धारणा है वही उसका धर्म है ना, या व्यवस्था ही समाधान है, सुख है। तो जो जिसको प्रकट करता है उसमें उसके स्वागत करने की क्षमता। तो चूंकि हम धर्म को प्रकट करना चाहते हैं, इसलिए हमको धर्म को ग्रहण करने की अर्थात व्यवस्था को समझने की, सच्चाइयों को समझने की क्षमता रहती है, इसीलिए हम समझ पाते हैं। तो पूरी प्रकृति हमारे में व्यंजित होती है और हमारे में उस व्यंजना को स्वीकारने की ताकत है, समझने की ताकत है, फलस्वरूप हम अपने धर्म को प्रकट कर पाएंगे, ये कहा जा रहा है। कितना ब्यूटीफुल बात है कि जिस इकाई में जिसको प्रकट करना है उसके ग्रहण करने की ताकत, क्षमता उसमें रहती ही है। यही अस्तित्व की डिजाइन है ना। तो रूप का मिलन रूप से, गुण का मिलन गुण से, स्वभाव का मिलन स्वभाव से और धर्म का मिलन धर्म से प्रत्यक्ष है। प्रत्येक मानव, ये और भी बहुत ही अच्छी लाइन मुझे लगती है कि प्रत्येक मानव स्वतंत्रित एवं स्वतंत्रता पूर्ण होना चाहता है। ये हर मानव की चाहत में बनाई हुआ है, उसकी ख्वाहिश है ना। ये बात अलग है कि आजकल हम स्वतंत्रता को समझ नहीं पाए तो हमें लगता है फ्रीडम, है ना, और फ्रीडम का मतलब मनमानी, है ना, जबकि स्वतंत्रता का सही अर्थ में जो मतलब है स्वयं से नियंत्रित होकर के जीना, है ना। और एक्चुअली जिसको हम मनमानी कह रहे हैं उसको आगे देखेंगे, वो परतंत्रता है ना। तो वो क्या है? बेसिकली परतंत्रता है। अभी देखेंगे उसको, बहुत अच्छे से बाबा ने उसको यहाँ पर विश्लेषित किया है। तो पहले तो इसको देखते हैं कि हर मानव, हम अपने से पूछ के देखें तो हम सबको ये लगता है यार स्वतंत्रता चाहिए, है ना। हम सब स्वतंत्रित और स्वतंत्रता पूर्ण होना चाहते हैं। इसमें भी अभी डिस्टिंक्शन आएगा, क्योंकि स्वतंत्रता की पूर्णता
देव मानवीयता और दिव्य मानवीयता में हो रही है, दिव्य मानवीयता में हो रही है ना, गति के गंतव्य के रूप में। और उसकी शुरुआत मानव से शुरू हो रही है। बहुत ही ब्यूटीफुली लिखा है इसको, है ना। तो स्वतंत्र पूर्णता का प्रत्यक्ष रूप ही है ज्ञान विवेक सहित विज्ञान का प्रयोग ना। तो अभी जो हम विज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं उसमें विवेक और ज्ञान मिसिंग है। तो स्वतंत्र पूर्णता का प्रत्यक्ष रूप है ज्ञान विवेक सहित, अर्थात लक्ष्य विवेक में स्थापित हो रहा है और विज्ञान उसकी दिशा निर्धारण कर रहा है। तो ज्ञान विवेक सहित विज्ञान का प्रयोग, जिसमें ही स्वतंत्रता, जिसमें ही नियमपूर्ण उत्पादन, न्यायपूर्ण व्यवहार और धर्मपूर्ण विचार एवं सत्यमय अनुभूति है ना। तो जिसमें नियमपूर्ण उत्पादन, न्यायपूर्ण व्यवहार और धर्मपूर्ण विचार एवं सत्यमय अनुभूति है। ये सब होने से स्वतंत्र पूर्णता का प्रमाण मिला, है ना। तो नियमपूर्ण उत्पादन हो सके, न्यायपूर्ण व्यवहार हो सके, धर्मपूर्ण विचार हो सके और सत्यमय अनुभूति हो सके, यही स्वतंत्रता सहज प्रमाण है जो कि जागृति पर आधारित है ना। अब जब नियमपूर्ण उत्पादन को देखेंगे तो ये पकड़ में आएगा कि जो प्राकृतिक नियम बने हुए हैं, कौन से नियमपूर्ण उत्पादन की बात हो रही है, जो प्राकृतिक नियम बने हुए हैं, है ना। जैसे ऋतु संतुलन को बनाए रखना, वाटर साइकिल को बनाए रखना, है ना, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो साइक्लिक चक्र है ना, उसके संतुलन को बनाए रखते हुए मानव उत्पादन कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर ले, इसको नियमपूर्ण उत्पादन कह रहे हैं, है ना। और न्यायपूर्ण व्यवहार, जहां परस्पर मूल्य पूर्वक उनके निर्वाह के साथ हम उभय तृप्ति पूर्वक जी सकें, इसको न्यायपूर्ण व्यवहार कह रहे हैं। धर्मपूर्ण विचार अर्थात व्यवस्थागत विचार, व्यवस्था के अर्थ में विचार, हम व्यवस्था को स्थापित कर सकें, ऐसे विचार और उसका कार्यान्वयन, उसका प्रमाण व्यवस्था के रूप में दिख सके। और सत्यमय अनुभूति अर्थात हर एक के साथ, प्राणी मात्र के साथ, मानव मात्र के साथ हम सहअस्तित्व को महसूस कर सकें, तभी हम प्रकृति के साथ भी सहअस्तित्व में जी पाएंगे और मानव के साथ जी पाएंगे। इतना गहराई में उसके बाद हमें स्वतंत्रता पूर्णता का प्रत्यक्ष रूप इस अर्थ में है। और यही स्वतंत्रता सहज प्रमाण है जो मानव की जागृति पर आधारित है। क्योंकि ये मेरी चाहत है, इसीलिए स्वतंत्र होना, स्वतंत्रित होना, इसलिए अभ्यास की अनिवार्यता है, ये कहा जा रहा है। क्यों अनिवार्यता है? यदि मेरी चाहत ही नहीं होती तो काहे के लिए अनिवार्य है भाई? तो हमारी ये चाहत है, इसलिए स्वतंत्र होना चाहते हैं, इसलिए हमारे को अभ्यास करने की अनिवार्यता है। और ये भी मैं यहाँ पर ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ, क्योंकि अपने लगभग 70 सत्र हो गए हैं और मैं ये देखता हूँ कि जो लगभग अपनी जो संख्या बनी रहती है ना, 70-80 के आसपास, 100 के आसपास, और उसके बाद भी लोग देखते हैं 300-400, बट ये भी स्पष्ट रहे, अपने को जनबल को बढ़ाना होगा, है ना। ये एक व्यक्ति से, 1000 व्यक्तियों से होने वाला काम नहीं है, क्योंकि कई बार पहले हमें मानते रहे कि एक व्यक्ति के स्वतंत्र होने से हम सब स्वतंत्र हो जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है, हम सबको ही प्रयास पूर्वक उस स्थिति को अर्जन करना होगा, अर्थात अध्ययन पूर्वक, और उसको परस्परता में व्यक्त करने के लिए, क्योंकि सहअस्तित्व में हम सब मिलजुल करके ही इसको प्रमाणित करेंगे। क्योंकि हर आदमी को स्वतंत्र होना है ना भाई, चार को स्वतंत्र होकर हमारे में थोड़ी वो फीलिंग आएगी। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इसमें, है ना, यार हमारे राकेश गुप्ता जी ध्यान दिलाते रहते हैं, भैया 4 लोग हों तब भी अपन शुरू कर दें, क्योंकि, है ना, मैं संख्या के रूप में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यदि हमें व्यवस्था को स्थापित करना है तो एक जनबल की आवश्यकता है ना, व्यवस्था के लिए। तो इसलिए मेरा ये आप सबसे अनुरोध है, अपने मित्रों को, कई लोगों को शायद नहीं पता हो या पता भी हो तो उनको बताएं, यदि आपको उपयोगी लग रहा है और लगी रहा है, क्योंकि आप लगातार बने हुए हैं। तो कई बार हमें ये संप्रेषित करना होगा अपने मित्रों को, जो कम से कम परिचय शिविर कर चुके हैं, इसको ज्वाइन करें अधिक से अधिक। जब इसका एक वातावरण बनेगा, है ना, क्योंकि मानवकृत वातावरण व्यवस्था के लिए अत्यंत जरूरी है, तो इस पर आप प्रयास करें, है ना। केवल व्हाट्सअप ना भेजें, फ़ोन भी करें, उनको प्रेरित करें। हम सब मिलजुल करके कहीं किसी स्थिति में पहुंच पाएंगे, है ना। तो ये भी मुझे लगता था कि इस पे अपना ये ध्यान आकर्षण होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सभी, प्रत्येक मानव को स्वतंत्र होना है। बाबा कहते हैं लगभग जो 10 सोपानी व्यवस्था है उसमें परिवार में एक व्यक्ति, अर्थात 10% की बात कर रहे हैं। आज का जो साइंटिफिक वर्ल्ड ये कहता है कि क्रिटिकल चेंज होने के लिए लगभग, है ना, 3-4% लोगों से वो क्रिटिकल चेंज होता है। तो उतने लोगों को भी यदि भारत में ही देखने जाएंगे तो 130 करोड़ की आबादी में 3% भी लेंगे तो 4.2 करोड़
लोगों में अपने को इस बात के लिए एक सहमति का एक वातावरण निर्माण करने की जरूरत पड़ेगी। बढ़िया, जो सत्यप्रकाश जी ध्यान दिलाते रहते हैं बार बार, है ना। और तो आगे पढ़ते हैं। स्वतंत्र अधिकार अनुभव पूर्वक मानव चेतना, देव चेतना तथा दिव्य मानवीयता की कोटि में सफल होता है। ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है, माने मैं स्वतंत्र हुआ, है ना, और ये स्वतंत्रता जो मैं होना चाहता हूं, ये अनुभव पूर्वक मानव चेतना, देव चेतना और दिव्य मानवीयता की कोटि में ही सफल होता है। अमानवीयता की कोटि में ये सफल नहीं हो पाता है। इसके पूर्व मानवीयता में प्रतिबद्धता व निष्ठा तथा अमानवीयता की कोटि में अप्रतिबद्धता पाई जाती है, क्योंकि मानवीयता में उसके प्रति प्रतिबद्धता पाई जाती है, निष्ठा पाई जाती है, फलस्वरूप वो सफल हो पाता है। प्रतिबद्धता ही संकल्प एवं प्रतिज्ञा की क्षमता है, जो बुद्धि के जागृति का द्योतक है। आपको याद हो तो अपन पढ़ते ही हैं कि बुद्धि की स्थिति क्रिया बोध है और गति क्रिया उसकी क्या है, संकल्प है। तो प्रतिबद्धता किसकी क्षमता है, बुद्धि के जागृति का द्योतक है ना, कि अर्थात संकल्पित होना हमारे बुद्धि में जब संस्कार स्थापित होते हैं, अध्ययनगामी पद्धति में देखेंगे तो बोध से पहले, क्योंकि बोध तो है ना अनुभव, आत्मा के अनुभव होने का जो बुद्धि में प्रभाव होता है, आप्लावन होता है, उसको बोध कह रहे हैं। लेकिन अनुभवगामी में, अध्ययनगामी प्रोसेस में जब हम देखेंगे तो हमारे में जैसे जैसे ये तर्क स्पष्ट होता है और जो हम अभ्यास करते हैं, है ना, जो अपन ने पढ़ा था, व्यवहार अभ्यास, कर्माभ्यास और चिंतनाभ्यास, या यहाँ पर साक्षात्कार या शास्त्राभ्यास, उस क्रम में हमारे में कुछ कुछ हमारे में जो अवधारणाएं स्थापित होना शुरू होती हैं, है ना, उससे बुद्धि, उसी से संकल्प आदमी हमारे में बनता है कि अब इसको ऐसा जीना चाहिए, क्योंकि हमें उससे जो सुख की, तृप्ति की अनुभूति होती है। तो ये बुद्धि के जागृति का द्योतक है, यही अवधारणा का प्रधान लक्षण है। और हमारे में यदि संकल्प हो रहा है, गति क्रिया से भी पता चलेगा कि हमारे में अवधारणा बनना शुरू हो गई। उसका क्या प्रमाण है, हम न्यायपूर्वक जीने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं ना, संकल्पित हो जाते हैं, अर्थात हम उसको हमारे जीने में उसको अब ये दिखाई देगा, वृक्षा में वो आ जाता है। उसके पहले कहीं ना कहीं हमें एक दिन न्याय करना है, एक दिन व्यवस्था स्थापित होनी है या होनी चाहिए वाला शब्द रहता है, इसके बाद मुझे करना है, और उसका उसी के अनुरूप हमारे में वो प्रयास देखने को मिलता है। तो धर्म, न्याय और नियम में प्रतिबद्धता है। किस चीज में प्रतिबद्धता होती है, न्याय में, धर्म में, है ना, तथा साथ में अनुभूति है। इनसे अतिरिक्त संकल्प का विकल्प भावी है। तो जैसे इसको बाबा कह भी रहे हैं, विकल्प है, विकल्प माने अल्टरनेटिव। कब तक विकल्प है, हमारे कंसीडरेशन के लिए विकल्प है। और जब हम उसको कंसीडर करते हैं, अर्थात श्रवण मनन करते हैं, और जैसे ही जैसे निधि ध्यासन होने लगता है, अर्थात जैसे जैसे साक्षात्कार और अवधारणाएं बनने लगती हैं, यही विकल्प हमारे लिए संकल्प में कन्वर्टेड हो जाता है। क्या ब्यूटीफुल डिजाइन है। स्टार्टिंग विकल्प से है, अर्थात आप जैसा जी रहे हो इसको भी एक अल्टरनेटिव के रूप में सुनना शुरू कीजिए, ये विकल्प है। यही विकल्प एक दिन हमारे लिए संकल्प हो जाता है, और फिर हम दूसरों के लिए विकल्प के रूप में प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हैं। तो इतनी स्वतंत्रता दे रहे हैं दूसरों को, है ना। तो स्टार्टिंग ये दर्शन दूसरों के लिए विकल्प है, और जैसे ही हमारे लिए ये सुख का स्रोत बनने लगता है, हमारे लिए ये सुख शांति का स्रोत बनने लगता है, हमारे लिए संकल्प हो जाता है, हमारे लिए प्रतिबद्धताएं बढ़ जाती हैं, हमारे लिए निष्ठा बन जाती है ना। इसके अतिरिक्त जब तक नहीं होता है ऐसा, संकल्प का विकल्प भावी बना रहता है। हम कई डोमेन में देखते रहते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ये बढ़िया है। उनके अतिरिक्त अस्तित्व नहीं है, ये दोनों ही घटनाएं होनी है। इनके अतिरिक्त मतलब जब ये धर्म, न्याय, नियम के अतिरिक्त अस्तित्व नहीं है चीजों का, जैसे असत्य, अज्ञान, अंधकार एवं मृत्यु भाषित होते हुए भी स्थिति में नहीं है। ये मजेदार बात है, जिसको आगे और बता रहे हैं मृग मरीच का, है ना, कि रेगिस्तान में लगता है आगे पानी है बट रहता नहीं है। तो इसी प्रकार से असत्य का हमें भ्रम हो जाता है ना, भ्रमित कल्पनावश, है ना, अज्ञान का भ्रम हो जाता है, अंधकार का भ्रम हो जाता है, मृत्यु का भ्रम हो जाता है। ये है नहीं स्थिति में, क्यों? क्योंकि जीवन तो अमर है, तो मैं नहीं मरता, शरीर की विरचना होती है,
है ना। अंधकार नहीं है क्योंकि हर इकाई प्रकाशित है ना। जो अपन ने पढ़ा था, तो शायद मैंने ही लिया था उसको कर्म दर्शन में, कि अंधकार का हमारी आंख, ये जो सूर्य के प्रकाश में देखने की अभ्यस्त है, वो भी रूप की आंशिकता को, लेकिन वस्तु तो प्रकाशित है रूप गुण स्वभाव धर्म के माध्यम से। तो मैं आंख से भी देखता हूँ, है ना, स्मेल से भी चीज़ों को देखता हूँ, टच से भी चीज़ों को देखता हूँ, है ना। और उसके बहुत सारे प्रभाव, तो जो गुण है मेरे जीवन में डायरेक्ट व्यंजित होते हैं, है ना। मानव का स्वभाव, मानव का की जो हमारे में उसका व्यवहार पक्ष हमारे में व्यंजित होता है, हमें पता लगता है ये आदमी, है ना, धीरता के साथ है, वीरता के साथ है, ये कोई स्पर्श इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता है। तो इस तरह से ये पता लग रहा है कि असत्य, अज्ञान, अंधकार और मृत्यु स्थिति नहीं है इसकी, लेकिन वस्तु स्थिति के रूप में जब मानव भ्रमित है, उस स्थिति में एक समय ऐसा रहता है जब वो उसको ये असत्य, अज्ञान, अंधकार और मृत्यु भासती है ना। जैसे एक माने कोई बोलेगा कि आप मतलब एक छोटे छोटे उदाहरण से देखें, है ना, कि बहुत सारे लोग जब गाय के यदि उसमें चले जाएं तबेले में, जिनका गाय से बहुत पाला नहीं पड़ता है, उनको सारी गाय एक जैसी लगती है ना। तो जबकि जो उसी में काम कर रहा है वो राधा को अलग से पहचानता है ना, और ममता नाम की गाय को अलग से पहचानता है, गायत्री को अलग से पहचानता है, सीमा को अलग से, माने ये जो नाम दिए मतलब उसको वो गायों में अंतर दिखाई दे रहा है। तो क्या गाय में अंतर हो गया या उसमें अंतर रहता ही हम पहचान नहीं पाते हैं, है ना। तो हमें एक जैसी दिखती है ना। कई बार जिस माँ के दो जुड़वे बच्चे होते हैं ना, और हम जाते हैं तो हमें वो, क्योंकि हम तो संपर्क में रहते तो हमें दिखते ही नहीं, हमें लगता है यार ये राम और श्याम तो एक जैसे लगते हैं, ये गीता सीता एक जैसी लगती है। तो श्याम के गले में ना काला वो धागा बांध दो जिससे मैं कंफ्यूज ना हूँ। जबकि फिर पूछते हैं यार, तुम उसकी माँ से पूछो तुमको कैसे अलग अलग, तो माँ बताएगी यार इनमें तो सैकड़ों अंतर हैं भाई। तो उसको तो ऐसा नहीं कि अंतर है नहीं, स्थिति में अंतर रहते ही हैं। अर्थात वो सत्य रूपी, जो यहाँ पे मैं जस्ट एक उदाहरण से ध्यान आकर्षण करा रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि अस्तित्व में कुछ बदलना है। तो ये जो हमें दिखता नहीं है, हमारी दर्शन क्षमता नहीं है, जैसे ही ये बढ़ती है तो भ्रमवश ही हमें असत्य, अज्ञान, अंधकार, मृत्यु दिखाई देता है, रहता नहीं है ना। तो सच्चाइयाँ ही रहती हैं, हमें वो दिखती नहीं है, और जैसे ही हमें दिखने लगती हैं हमें भी ये लगने लगता है यार मुझे ये पहले क्यों नहीं दिखाई दे रही थी। तो इस तरह से कह रहे हैं कि असत्य, अज्ञान, अंधकार, है ना, एवं मृत्यु भाषित होते हुए भी स्थिति में नहीं है। इसका भास हो सकता है हमें, आभास में तो इस छट नहीं लगता है, प्रतीति में तो, है ना, फिर सत्य की स्वीकृतियां होने लगती हैं। तो बहुत ही बढ़िया सूत्र है ना, कि धर्म न्याय नियम में प्रतिबद्धताएं हैं, जैसे ही स्पष्ट होता है हम उसके लिए प्रतिबद्धित, और हमें कोई संकल्प माने ये वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं लेना है, ये स्वयं स्फूर्त होने वाली घटनाएं हैं। स्वीकृति से संकल्प, संकल्प से निष्ठा, निष्ठा से प्रतिबद्धता, और प्रतिबद्धता से प्रबुद्धता, प्रबुद्धता से बोध, बोध से प्रतिज्ञा अर्थात संकल्प, और प्रतिज्ञा से क्षमता, क्षमता से जागृति, और जागृति से स्वीकृति और प्रमाण है। अब देखिए, तो पहले जो शुरुआती स्वीकृति कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं अध्ययन करते हुए जो हमें अभी भास, आभास, अवधारणाएं बन रही हैं, पहली स्वीकृति का शब्द उसके लिए आया है ना। तो उससे भी हमारे में एक संकल्प बन रहा है, उस संकल्प से निष्ठा। देखिए शब्द, यदि हमें एक्चुअली तो अभी हमें परिभाषा संहिता को, आप लोग जिनके पास ऐप है उसमें परिभाषा संहिता देखें, क्योंकि ये शब्द केवल हमें एक जैसे दिखाई देते हैं, बिल्कुल वो जुड़वा बच्चों जैसे ही हैं, कि हमें लगता है कि इनमें कोई अंतर ही नहीं है, संकल्प, निष्ठा, प्रतिबद्धता, प्रबुद्धता, है ना, बोध, प्रतिज्ञा, जबकि इनमें सटल अंतर हैं, है ना। तो सूक्ष्म रूप में एक जैसे दिख रहे हैं। यदि अपन देखेंगे तो संकल्प का मतलब है यहाँ पर स्वीकृतियां जो हुई, अब स्वीकृतियों से निष्ठा उदय होती है। निष्ठा का मतलब है अब मैं इसको जीना चाहता हूं, है ना, इसके लिए अपने में उस तरह के चित्रण बनने शुरू होते हैं, है ना। निष्ठा से प्रतिबद्धता आती है, ये अब हमारे आचरण में उतरना शुरू होता है। प्रतिबद्धता, जब इसको आचरण में जीने जाता हूं तो मेरे में प्रबुद्धता उदय होती है ना, अर्थात जो निपुणता, कुशलता आती है। बिल्कुल ऐसे ही है कि एक इंजीनियरिंग, अभी हमने कोई इंजीनियरिंग का सिद्धांत पढ़ लिया, सिविल इंजीनियरिंग का, जब मैं उसको बिल्डिंग बनाने जाता हूँ, दीवार खड़ी करने जाता हूँ, तब मुझे लगता है कि इसको, है ना, इसको जो सीधा रखने के लिए जो पेंडुलम गिराते हैं उसका सिद्धांत क्या, ये सब प्रबुद्ध, निपुणता, कुशलता, पांडित्य बढ़ता है। तो जब हम इनको जीने जाते हैं
कि न्याय को जीना है ना, न्याय की स्वीकृति हुई तो संकल्प हुआ, उससे न्याय को जीने के लिए मन बना, है ना, मन वृत्ति चित्त बना, उसको जीने गए, प्रतिबद्धित हुए, तो जिए, जीते जाते हैं तो पता लगता है पत्नी के साथ, बच्चों के साथ। अब हमें वो मध्यस्थता समझ में आती है कि पति पत्नी संबंध में अपने ही बच्चों के साथ मध्यस्थ, न्याय माने मध्यस्थ चीज है, हम कैसे सम विषम हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं, इनमें मध्यस्थता कैसे स्थापित की जाए, क्योंकि मध्यस्थता आवेश नहीं है, ये आया था आगे, है ना। तो इससे मेरी प्रबुद्धता बढ़ गई, अब मेरी माने न्याय करने की और उसके रूट में और चीजें भी हमें दिखने लगती हैं, तो निपुणता, कुशलता और पांडित्य तीनों, तो ऐसी प्रबुद्धता से बोध होता है ना। और बोध होने के बाद फिर प्रतिज्ञा, ये अब संकल्प की निरंतरता हो रही है ना, प्रतिज्ञा निष्ठा से आगे की स्थिति है, संकल्प की निरंतरता को कह रहे हैं। इस प्रतिज्ञता से क्षमता और उस क्षमता से जागृति, अब यदि ये बोध संपन्न होता है तत्क्षण आत्मा में अनुभव होता है, और जागृति से स्वीकृति और प्रमाण की अब निरंतरता बनना शुरू होती है। तो इस तरह से उसको लिखा है। अब प्रबुद्धता क्या है, ये और भी बढ़िया, क्योंकि अब हम अभ्यास दर्शन की बात कर रहे हैं, है ना। तो प्रबुद्धता क्या है, प्रबुद्धता ही समाधानात्मक भौतिकवाद, व्यवहारात्मक जनवाद और अनुभवात्मक अध्यात्मवाद की प्रस्थापना, स्थापना एवं अक्षुण्णता का प्रत्यक्ष रूप है। ये बहुत मजेदार सूत्र है कि प्रबुद्धता ही समाधानात्मक भौतिकवाद की स्थापना है ना, और उसको निरंतर, अक्षुण्णता का मतलब होता है जो कब हमेशा के लिए बन जाता है ना, निरंतरता जिसकी होती है। प्रस्थापना का मतलब वो स्थापना से पहले प्रस्थापित हो रहा है मेरे में, फिर वो स्थापित हो गया और फिर उसकी निरंतरता हो गई। तो प्रबुद्धता ही, जबकि हमसे यदि कोई पूछेगा इन जनरल, तो समाधानात्मक भौतिकवाद, व्यवहारात्मक जनवाद और अनुभवात्मक अध्यात्मवाद की प्रस्थापना को हमें कैसे लगता है कहाँ होनी है, संविधान में होनी है, स्कूल में होनी है। तो हमें लगेगा कि किताबों को समाधानात्मक भौतिकवाद को पढ़ाने लग जाओ, है ना, इससे स्थापना होगी। जबकि बाबा क्या कह रहे हैं, प्रबुद्धता माने व्यक्ति जो प्रबुद्धता, उसमें निपुणता, कुशलता, जो पांडित्य स्थापित होता है, उसका मतलब है भौतिक, समाधानात्मक भौतिकवाद। तो जो कल भी मैं बात कर रहा था, जो विधि है, जो नियम है, वो व्यक्ति में स्थापित होना है। तो समाधानात्मक भौतिकवाद किसी किताब के रूप में स्थापित नहीं होना है, बल्कि समाधानात्मक भौतिकवाद अर्थात जो भौतिक, जड़ रासायनिक, जड़ भौतिक और जो रासायनिक जगत है, जड़ जगत है, इसमें समाधानात्मकता है, इसमें पूरकता और उपयोगिता है, इसमें कोई संघर्ष नहीं है, ये इस बात की स्थापना मेरे में होनी है। व्यवहारात्मक जनवाद, मानव संघर्ष, युद्ध, द्रोह नहीं चाहता है, व्यवहार में नियम न्यायपूर्वक जीना चाहता है, उसमें संतुष्टि चाहता है, उभय तृप्ति चाहता है, इसकी स्थापना व्यक्ति में होनी है। ऐसे ही अध्यात्मवाद की स्थापना अनुभव रूप में होनी है। इसको कह रहे हैं कि ये बेसिकली अभ्यास का मतलब है। तो अभ्यास का मतलब बहुत ही सटीक है, व्यक्ति में सच्चाइयों की स्थापना हो जाना। दिनेश भाई का एक अच्छा सवाल है, इसको अभी लेंगे, बढ़िया बढ़िया, गुड। समाधानात्मक बाद में अर्थ के उत्पादन, है ना। अब क्या बताया, समाधानात्मक बाद क्या चीज है भाई, जो व्यक्ति में स्थापित हो रहा है ना, क्या स्थापित हो रहा है कि उसमें अर्थ के उत्पादन, अर्थ का उत्पादन कैसे करना है, उपयोग कैसे करना है, वितरण कैसे होना है, और उसकी व्यवस्था में, इन सब में एक सूत्रता होना है जो न्याय सम्मत है। यही समाधान है। मानव में समाधान की प्यास है, और मानव में इस एक सूत्रता की प्यास, जिसको बाबा कह रहे हैं त्रिशित्र है ही मानव, वो स्वतंत्र होना ही चाहता है। तो समाधानात्मक भौतिकवाद व्यक्ति में जब स्थापित होता है, तो कैसे अर्थ का नियम पूर्ण ढंग से उत्पादन कर सके, उपयोग कर सके, वितरण कर सके, व्यवस्था को स्थापित कर सके, जिससे कि हर मानव उत्पादन कर सके और वो उपयोग कर सके और उसको श्रम मूल्य मिल सके, अर्थ में व्यवस्था स्थापित हो सके। इन सब में जो न्याय एक सूत्रता स्थापित होनी है, इसी को कह रहे हैं न्याय सम्मतता, और यही समाधान है। मानव में समाधान की प्यास बनी ही हुई है। प्रत्येक व्यक्ति का उत्पादन, उसकी क्षमता, अवसर, साधन, ये भी बहुत बढ़िया है। सारे ही माना एक से बढ़ के एक हैं, ध्यान आकर्षण की बात है ना, ये अपने में स्थापित हो जाए, है ना। इसी तो वास्तव में अब अभ्यास को देखेंगे, तो अभ्यास ये नहीं है कि हमें सुबह 6 बजे उठ के
एक डूज एंड डोंट्स अभ्यास नहीं है। देखिए बाबा ने जो अभी तक हम अभ्यास को डूज एंड डोंट्स मानते रहे हैं ना, क्या करना है और क्या नहीं करना है, और बाबा ये कह रहे हैं कि उस ऐसा क्यों करना है क्या नहीं करना है उसका अपने विचार में, चित्त में और बुद्धि में वो स्थापित होना है। इसको कह रहे हैं इसके लिए अभ्यास है ना। ऑफ कोर्स ये ऐसा करने के लिए कुछ हमें व्यवहार अभ्यास करना पड़ेगा, अदरवाइज वो वृत्ति से आगे अर्थात तर्क से आगे चित्त में साक्षात्कार होता ही नहीं है और बुद्धि में अवधारणाएं बनती ही नहीं है। उसके लिए अभ्यास करना, लेकिन फाइनल अभ्यास का मतलब है संस्कारों का स्थापित हो जाना। इसके लिए सारा अभ्यास हमें करना है। तो प्रत्येक व्यक्ति का उत्पादन, अब देखिए उत्पादन किस आधार पर निर्भर करेगा, किस आदमी को कितना उत्पादन करना है, वो उसकी क्षमता, अवसर, साधन और उसकी अनिवार्यता पर आधारित है। और किस क्षमता किस पे आधारित रहेगी, क्षमता व स्व संस्कार अध्ययन तथा वातावरण पर निर्भर करेगा। अवसर व्यवस्था पर, कई लोग उत्पादन करना चाहते हैं, अवसर ही नहीं दे पा रही है व्यवस्था उसको, है ना। तो हमें व्यवस्था बनानी है, हर व्यक्ति जो उत्पादन करना चाहता है उसको उत्पादन के अवसर उपलब्ध कराएं, उसको पकड़ पकड़ के उत्पादन ना कराएं, मतलब हमें दबाव नहीं डालना है, अवसर उत्पन्न करने हैं, ऐसी व्यवस्था को पैदा करना बनाना है। साधन उपलब्धि पर, साधन क्या है हमारे साथ, जो तन मन और धन रूपी साधन है, यहाँ पे धन रूपी साधन को कहेंगे, ये उपलब्धियों पर, उसको क्या क्या चीज उपलब्ध है, तो साधन उपलब्धि पर। और अनिवार्यता वर्तमान स्थिति पर आधारित है, उसको क्या चीज करना है, कितना करना है, ये वो अपनी वर्तमान स्थिति के वस्तु स्थिति सत्य के आधार पर निर्णय को लेगा। संस्कार, संस्कार जो है तात्रय की सीमा में अध्ययन, निपुणता, कुशलता एवं पांडित्य की सीमा में। तो संस्कार किसको कह रहे हैं कि तात्रय की, तात्रय माने वही अमानवीयता, मानवीयता और अतिमानवीयता की सीमा में जब हम अध्ययन करते हैं उससे निपुणता, कुशलता और पांडित्य जो स्थापित होता है, तथा वातावरण विशेषता मानवकृत वातावरण सीमा, इसमें इसको स्थापित, संस्कार को स्थापित करने के लिए मानवीयकृत वातावरण की बहुत आवश्यकता है। इसी के लिए आप सबसे अनुनय विनय किया, अनुरोध किया कि अपने ही मित्रों में, है ना, इसको बताएं कि एक अच्छा प्रोग्राम यदि आप चल रहा है जो आपको स्वीकृति ही है, लेकिन हमें प्रयास करना पड़ेगा अपनों तक इस बात को पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये जनबल को स्थापित करना, मानवीय वातावरण को बनाना हम सबकी ही जिम्मेदारी में आता है, क्योंकि जिस जो एक समझदारी से संपन्न हो रहा है उसी की जिम्मेदारी ज़्यादा है ना। तो वातावरण, क्योंकि वातावरण संस्कार स्थापित करने के लिए कौन सा है, मानवकृत वातावरण, प्राकृतिक वातावरण चाहिए ही जिसमें प्रदूषण फ्री रहे, है ना। बट प्रधान वातावरण, क्योंकि हम प्रदूषण फ्री थे एक समय, है ना, लेकिन ये मानवकृत वातावरण तो नहीं बना, तो मानव ने ही प्रदूषण किया। तो जब मानव इस धरती पर आया होगा, है ना, तो हजारों साल, है ना, वातावरण प्रदूषित नहीं था, माने अच्छा ही प्राकृतिक वातावरण, मानवकृत वातावरण प्रदूषित था, अर्थात मानव भ्रमित था। उसके लिए, इसीलिए हमें मानवकृत विशेषता लिखा है क्लियरली, वातावरण विशेषता मानवकृत सीमा में है, मानवकृत वातावरण ही व्यवस्था है। और अध्ययन के क्रम में मानवीयता में संस्कार, शिक्षा एवं व्यवस्था की एक सूत्रता और अमानवीयता की सीमा में एक सूत्रता का अति अभाव, अर्थात उसमें एक सूत्रता नहीं रहती है, शिक्षा जो बताते हैं और व्यवस्था अलग ढंग से चल रही है, ये हम सब काफ़ी समीक्षा कर चुके हैं। अनुभव रूपी अति मानवीयता में मानव स्वतंत्रता पूर्वक प्रमाण है, यही अभ्यास का तात्पर्य है, अर्थात संस्कार संपन्न होना अभ्यास का फलन है। तो फाइनली हम जो कुछ भी अभ्यास कर रहे हैं अभ्यास दर्शन के माध्यम से, तो हमें माने व्यवहार अभ्यास करना है, कर्म अभ्यास करना है ना, शास्त्र अभ्यास, चिंतन अभ्यास करना है, इस सब के फलन में होना क्या है, संस्कार से संपन्न होना है, यही अभ्यास की उपलब्धि है। या जो ललित शर्मा जी लिख रहे हैं बिल्कुल क्लियर, कम से कम हमारे में विकल्प से संकल्प की ओर स्थिति बन जाना ही अपने में अभ्यास का फलन है ना, क्योंकि संस्कार आ गया अर्थात बुद्धि में संकल्पित हो गए। जागृत मानव में 122 प्रकार के आचरण पाए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, इसका वर्णन और डिटेल में अपन को जब मनोविज्ञान अपन पढ़ेंगे, है ना, मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान, उसमें और अधिक स्पष्टता से कहा जाएगा। लेकिन चूंकि मानवीय आचरण की बात कर रहे हैं इसलिए कह रहे हैं कि मानव में 122 प्रकार के आचरण पाए जाते हैं।
ये और मज़ेदार दो तीन बहुत ही अच्छी लाइनें आज सुबह में पढ़ रहा था, है ना, बहुत ही बढ़िया ध्यान आकर्षण साधन भाई से फिर मैंने कुछ चर्चा भी की। तो जागृत मानव ही स्वतंत्रित है। तो फाइनली स्वतंत्रता जो है, माने स्वयं से नियंत्रित होकर के जो जी पाने का कारण है, वो जागृत मानव ही स्वतंत्रित है। अजागृत अथवा भ्रमित मानव आसक्ति से मुक्त नहीं है, इसलिए वो स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए विवेक का उत्कर्ष ही अनासक्ति सूत्र है। तो जब तक हम विवेक संपन्न नहीं हो जाते, तब तक हम आसक्ति से बने रहते हैं, और आसक्ति में बने रहते हैं तब तक, है ना, हम तो देखिए अभी जबकि अजागृत व्यक्ति को क्या लगता है, इसको मैं कह रहा था कि यार फ्रीडम, फ्रीडम माने मनमानी, है ना। तो मनमानी मतलब बेसिकली वो आसक्ति की बात कर रहे हैं, क्योंकि जितनी मनमानी है वो संवेदनाओं को तृप्त करने के लिए है, और संवेदनाएं क्षणिक सुख का स्रोत हैं, इसलिए हम और विवश होते जाते हैं। इसीलिए आप ये पाएंगे, है ना, कि बहुत सारे, है ना, डेवलप्ड वर्ल्ड में जितनी ड्रग का मिसयूज है ना, तो ये इसी अर्थ में दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो भोग है, भोग में दिखने में स्वतंत्रता जैसे लगता है, बट वो परतंत्रता है, क्योंकि आदमी उसमें विवश हो जाता है ना। इसलिए इसको अजागृत और भ्रमित मानव आसक्ति से मुक्त नहीं है, और भ्रमित स्थितियों में जितना भी हमें जो स्वतंत्र तथा कथित स्वतंत्रता के नाम से हम जो मानते हैं, एक्चुअली वो परतंत्रता का कारण है। हम ही अपने में उनसे कैसे मुक्त हों, इसके लिए फिर प्रयासरत रहते हैं। तो विवेक का उत्कर्ष ही वस्तुगत एवं वस्तु स्थिति सत्य का प्रचोदन, अर्थात यथार्थता का यथार्थ ग्राह्य हो जाए, और या यथार्थ को प्रसारण योग्य क्षमता आ जाए, ये विवेक का उत्कर्ष है, जिसमें हमें वस्तुगत सत्य और वस्तु स्थिति सत्य स्पष्ट होता है। और ज्ञान में, तो ज्ञान, विवेक और विज्ञान, ज्ञान में स्थिति सत्य स्पष्ट हो जाता है। इस तरह से विवेक संपन्न होने से ही हमारे में आसक्ति से मुक्ति होती है। वस्तु स्थिति एवं वस्तुगत सत्य का अनुभव ही अनासक्ति है। देखिए अनासक्ति पहले भी लोगों में चर्चा आई है अनासक्ति योग की, है ना। यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं कि जो जड़ जगत में या वस्तुगत सत्य को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, वो आसक्ति है। न्याय पूर्वक जीना आसक्ति नहीं है, क्योंकि भ्रमवश हम क्या करते हैं, हम संबंधों को भी नकार देते हैं, हम अनासक्त के रूप में। जो प्रचलित परंपरा में अनासक्ति का मतलब है, उसमें संबंधों को यहाँ पर संबंधों को नकारना अनासक्ति है ना। और तो उपकार करना पूर्ण अनासक्ति है, आगे आएगा, है ना, जो दिव्य मानवीयता में पाया जाता है। लेकिन पुत्रेषणा वित्रेषणा लोकेषणा अनासक्त योग है ना। उसमें आसक्ति नहीं है, क्योंकि वो व्यवस्था के अर्थ में, और आसक्ति क्या था, स्वार्थ के अर्थ में, अपने शरीर संवेदनाओं से तृप्ति के अर्थ में थी, और ये बंधन का कारण है, इसलिए उसको आसक्ति कहा है। जबकि इधर ये स्वतंत्रता के लिए कारण बनता है, व्यवस्था के लिए कारण बनता है ना, जिससे कि हर मानव स्वतंत्र होने के लिए अवसर पैदा होता है। इसलिए एकदम स्पष्ट रहे कि वित्तेषणा जनबल कामना, जिस धनबल कामना, यशबल कामना व्यवस्था के अर्थ में आसक्ति नहीं है, ये अनासक्ति है ना। तो वस्तुगत वस्तु स्थिति और वस्तुगत सत्य का अनुभव ही अनासक्ति है। वस्तुगत व वस्तु स्थिति सत्य का अनुभव करने के लिए ज्ञान अवस्था की इकाई पात्र है। इसकी चरितार्थता ही चारों आयामों की पूर्ण तृप्ति है ना, जो चारों आयाम की अपन ने पहले बात कर चुके हैं। बहुत ही बढ़िया। मानव में न्याय की चरितार्थता की क्षमता ही स्वतंत्रता है। अब देखिए स्वतंत्रता प्रमाणित कैसे होगी। मैं स्वतंत्र हो गया, क्या प्रमाण होगा, न्याय को चरितार्थ करता हूं ना, न्याय पूर्वक जी पाता हूं। यही एकमात्र स्वतंत्रता का प्रमाण हमें व्यवहार में दिखाई देगा, है ना, व्यवसाय में नियम के रूप में दिखाई देगा, और विचारों में समाधान के रूप में, और जो अनुभव में, है ना, सुख के परमानंद के रूप में दिखेगा। बट उसकी जो न्याय की चरितार्थता की क्षमता ही स्वतंत्रता है, तो उसका जो बाह्य प्रकटन स्वरूप है वो न्याय के रूप में है। और यही सामाजिकता का प्राण व त्राण है। यही सामाजिकता यहाँ से ही उद्घाटित हो रही है। यही उसकी आत्मा, प्राण माने उसका जो कोर है, रूट है ना। प्राण और त्राण उसका जो रूट है और फ्रूट है, वो दिखाई देगा। अमानवीयता स्वतंत्र एवं संयत नहीं है। ये बहुत क्लियर है कि अमानवीयता में स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि परतंत्रता है। तो पशु मानव जो दीनता, हीनता, क्रूरता और जो विषयों में हम अपने में सुख की निरंतरता को पाना चाहते हैं, भोग में,
ये जो है ये स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि है ना स्वतंत्रता और संयत नहीं है। ये बहुत बार बार इस पर ध्यान आकर्षण दिला रहे हैं। एक बार मैं फिर ये कह दूं, अमानवीयता कोई गाली नहीं है ना, कि अरे यार मैं तो मानव हूँ। अमानवीयता का इतना ही मतलब है, मानव होने के रूप में मेरे में ही जो अपेक्षाएं बनी हुई हैं, जिन फल को देखने के लिए मैं लालायित हूँ, जिस जिस वसुधैव कुटुंबकम की जो मेरे में कामना है, जो हर मानव कैसे सुख समाधान समृद्धि पूर्वक जी सके, ये मेरी ही कामना है, ये पड़ोसी की नहीं है ना। पड़ोसी की भी है लेकिन मेरी भी है ना। इस अर्थ में क्योंकि इस ढंग से पशु मानवीय राक्षसी मानवीय विषय स्वभाव दृष्टियों से जब मैं जीता हूं, अपने ही चाहतों में पूरा नहीं उतर पाता हूं, अपने ही चाहत को पूरा नहीं कर पाता हूं, इसलिए ये मानव के लिए शोभनीय नहीं है। मानव अपने ही आशित फल को नहीं पा पाता है। इस अर्थ में केवल अमानवीयता शब्द कहा है ना। इस पर मैं बार बार ध्यान दिलाता हूँ, कई लोगों को अमानवीयता शब्द ऐसा सुन के दिक्कत होती है कि मानव को अमानव क्यों कहा। तो ये बिल्कुल ठीक है, मानव मानव ही है, लेकिन वो मानवत्व के साथ मानव है, मानवीय आचरण के साथ मानव है। भ्रमवश जब उस आचरण को नहीं कर पाता है, उस अर्थ में उसकी एक तात्कालिक समय के अनुरूप उस समय के लिए वो संज्ञा है ना। और हम सब इससे निकलना ही चाहते हैं। ये एक स्थिति आती है किसी भी धरती के जागृति क्रम में। तो मानवीयता पूर्वक मानव संयमता में से के लिए स्वतंत्रता का जिज्ञासु है। अब यहाँ पे सवाल बनता है कि जो मानव है वो यहाँ पर स्वतंत्रता का जिज्ञासु हो रहा है। देखिए क्यों? क्योंकि अनुभव फाइनल स्थिति नहीं है, अनुभव प्री रिक्विजिट है। तो जैसे ही जब अनुभव होता है ना, जैसे बाबा कह रहे हैं कि जब उनको अनुभव हुआ तो उनको 3 से 5 वर्ष लगे अपने को समाधान समृद्धि को प्रमाणित करने के लिए, है ना, तो उस डिजाइन को बनाने के लिए। तो मानवीयता जो है या अनुभव जो है वो प्राइमरी प्री रिक्विजिट, प्राइमरी स्टार्टिंग लाइन है ना, जीने की फिनिशिंग लाइन नहीं है। तो क्यों? क्योंकि अनुभव के बाद अपने में जो बुद्धि में बोध होता है, ये संकल्प होता है कि अब मुझे समाधान समृद्धि पूर्वक जीना है। क्यों? क्योंकि आत्मा की जो गति क्रिया है प्रमाण, तो जब अनुभव स्थिति में अनुभव होता है तो उसको प्रमाणित करने के लिए गतिशील हो जाता है। इसलिए अब स्वतंत्रता का जिज्ञासु हुआ है ना। तो मानवीयता पूर्वक मानव संयमता में से के लिए स्वतंत्रता का जिज्ञासु हुआ, अर्थात उसमें जिज्ञासा होती है कि इसको प्रमाणित करना है यार। क्योंकि यदि मानव, इसीलिए देखिए बहुत शानदार है, 6 सद्गुण जो लिखे हैं मानव के या जागृत व्यक्ति के, जो आपको याद ही होंगे बट रिपीट कर दूं, है ना, कि क्योंकि ये स्मरण होना भी जरूरी है ना। हम अध्ययन की परिभाषा पढ़ते हैं कि अधिष्ठान की साक्षी, अनुभव की रोशनी में अधिष्ठान की साक्षी में स्मरण पूर्वक किया गया कार्य क्रिया प्रक्रिया प्रयास, है ना। तो हम सबके चीज़ों में हमारे में स्मरण में आना ही होगा। स्मरण ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान होने के लिए स्मरण की एक अनिवार्यता है और एक स्टेज है ना। तो हमें स्मरण रखना ही पड़ेगा इन चीज़ों का, तभी तो अभ्यास कर पाएंगे। स्मरण ही नहीं होगा तो ध्यान ही नहीं रहेगा। अच्छा किसका अभ्यास करना है, न्याय का करना था या किसका? तो पुरानी प्रवृत्तियों का अभ्यास शुरू हो जाएगा, है ना। तो साक्षात्कार उन्हीं का, इसीलिए अधिकतर लोगों को अन्याय का साक्षात्कार होता रहता है। जब जो बिजनेस, मेरे बहुत सारे मित्र जो बिजनेस करते हैं, भैया बोले आप ना बिजनेस नहीं कर रहे इसलिए आपको पता नहीं है, तो नहीं तो आपको बिजनेस करोगे तब पता चलेगा कि क्यों। क्योंकि हम अभ्यास में, है ना, ये बात ठीक है कि अभी जो व्यवस्थाएं नहीं है, इसलिए जब तक हम मानवीयता का अभ्यास नहीं करेंगे तो न्याय का साक्षात्कार नहीं होगा। हर मानव इसको चाहता ही है, इसलिए भी हमें अपने बिजनेस व्यवसाय के डोमेन लाभ हानि मुक्त पद्धति से कैसे स्थापित होगा, इस सब पे भी विचार करना ही पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो यहाँ कहा जा रहा है कि मानवीयता पूर्वक मानव संयमता में से के लिए स्वतंत्रता का जिज्ञासु बनता है। अब उसको यहाँ जिज्ञासा किसकी है? स्वतंत्रता को प्रमाणित करने के लिए। तो 6 सद्गुण में से बाबा लिख रहे हैं स्वयं के प्रति विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा और व्यक्तित्व का में संतुलन, व्यवहार में सामाजिक और व्यवसाय में स्वावलंबी। क्योंकि यदि मैं परावलंबी हूं तो स्वतंत्रता प्रमाणित नहीं होगी, है ना। इसलिए स्वतंत्रता के लिए हमें स्वावलंबी अर्थात परिवार में, है ना, व्यक्ति में नहीं कहा है, परिवार में अपनी आवश्यकताओं से अधिक का उत्पादन और, है ना, उसको पाने की जरूरत है। देव मानव स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत और अति मानवीयता पूर्ण दिव्य मानव ही पूर्ण स्वतंत्र। इसलिए मैंने जो ऊपर आया था, तो स्वतंत्रता की शुरुआत है और स्वतंत्रता की पूर्णता दिव्य मानवीयता में जाके हो रही है। तो मानव जिज्ञासु है, उसको वो प्रमाणित करता है परिवार में।
देव मानव स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत है कि ये समाज में स्थापित हो जाए और अति मानवीयतापूर्ण दिव्य मानव ही पूर्ण स्वतंत्र है, जो प्रत्यक्ष है। स्वतंत्रता के प्रमाण में संवेदनशीलताएं और संज्ञानशीलता पूर्वक नियंत्रित रहना पाया जाता है। तो ये जो तीनों ही जो प्रयास करते हैं, मानव, देव मानव, दिव्य मानव, इस स्वतंत्रता के प्रमाणित करने के अर्थ में जो स्वतंत्रता उनको अपने में फील हुई है ना, जैसे एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को जो डिग्री मिली है ना, तो ये डिग्री माने प्री रिक्विजिट है कि आप इंजीनियरिंग कर सकता है। MBBS प्री रिक्विजिट है कि आप मेडिकल की प्रैक्टिस कर सकते हो। ये संपूर्णता नहीं है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो अनुभव संपन्न होना अब हमारी क्वालिफिकेशन है कि हम परिवार में जी सकते हैं, समाज में जी सकते हैं, और उसको प्रमाणित करने के अर्थ में इन तीनों में ही संवेदनाएं संज्ञानता की, संज्ञानशीलता के अर्थ में नियंत्रित रहनी पाई जाती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार हम लोग है ना ये इसको फिनिशिंग लाइन माने हुए हैं। ये कम से कम मैं बहुत साल माने रहा, इसलिए मैं इसको ध्यान आकर्षण करा रहा हूँ। हो सकता है आपके साथ ऐसी स्थिति ना भी हो। कई बार हम जिन स्थितियों से गुजरते हैं है ना, उसके लिए हम ध्यान आकर्षण कराते रहते हैं, और कई लोगों को ये लग सकता है कि भैया ये तो हमारे लिए क्लियर ही है। बिल्कुल ठीक है, ऐसा बिल्कुल संभावना है। आगे की पीढ़ी वैसे भी आगे ही है ना। और जैसे जैसे हम देख ही रहे हैं, बहुत सारे लोगों का आप लोगों ने इस प्रेजेंटेशन में देखा होगा, जो हमारी यंग जनरेशन जितने है ना स्पष्टता से प्रेजेंटेशन करती है, ये हम लोगों के लिए भी काफ़ी उत्साहवर्धक है कि हम सब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं है ना। बाबा कहते रहे, उसका प्रमाण मिल रहा है। बाबा कहते थे बेटा तुम लोग हमसे अच्छा जियोगे, है ना। हमें कई बार लगता था ये उत्साहवर्धन है, लेकिन दूसरे ढंग से देखें, यदि हमारी अगली जनरेशन अपने से आगे अच्छी नहीं जी पा रही है तो कैसे आगे बढ़ेगी चीज़ें, है ना। क्योंकि अभी तो स्थापना होनी है, समक्रिया होनी है, तो व्यवस्था स्थापित होनी है। और हम बहुत सारे डिजाइन में देख ही रहे हैं कि हमसे बच्चे आगे, यदि हम उनमें ठीक ढंग से मार्गदर्शन कर पाएँ तो ये आगे की तरफ रहते ही हैं, है ना। क्योंकि क्यों रहते हैं, उसका तात्विक स्वरूप बाबा कहते थे ये है कि बेटा मैंने कुछ छुपाया नहीं, मुझे जितना था मैंने आपको दे दिया, और तुम अपनी कल्पनाशीलता इसमें अपनी नियोजित करोगे कि नहीं करोगे, तो उस नियोजन से और चीज़ें बेहतर होंगी। तो ये बात मैं देख ही रहा हूँ कि जब बाबा के लिए जो जो ऑडियंस, आप मतलब सरप्राइज होने की बात भी लगती है कई बार कि बाबा की ऑडियंस 10-15 लोग, 50-100 लोग, इससे अधिक नहीं रही, है ना, सिंसियरली। और आज हम जैसे लोगों को अपन यहाँ पे देख रहे हैं तो 70-80 लोग सुन रहे हैं, है ना, या इसके बाद भी यूट्यूब देख रहे हैं। फिर भी मैं ये कह रहा हूँ ये कम है, क्योंकि अब वो 25-30 साल निकल चुके हैं, और अब मानव जाति जिस कगार पे खड़ी है, हमें बहुत तीव्रता से प्रयास करने होंगे। तो ये वस्तु स्थिति सत्य है। उनके लिए वो 25-30 होना भी बहुत ठीक बात थी, लेकिन अब हमारे लिए इतना होना ये संतोषजनक नहीं है ना। इसकी अपने को फैलाव, माने सिर्फ जनबल को इकट्ठा करने के लिए सच्चाइयों के अर्थ में भी जनबल की जरूरत पड़ती है, धनबल की, यशबल की जरूरत होती है। इसको अपन को पहचानना चाहिए। और अब जहाँ जिस कगार पे मानव जाति खड़ी है, उसमें हमें अपने प्रयास को व्यवस्था के अर्थ में इंटेंसिफाई करने की जरूरत है। तो प्रत्येक मानव स्वतंत्रता के लिए आसुक, कल्पनाशील एवं इच्छुक है। आसुक माने आशान्वित है, आशा बनी हुई है उसमें, है ना, वो चाहता है स्वतंत्र होना। कल्पनाशील है, एक दूसरे लेवल पे जाएंगे तो आशा से अधिक हो गया। कल्पना में माने चित्रण, मन, वृत्ति, चित्त तीनों शामिल हो गए। और आसुक होने में आशा ही, मन ही क्रियाशील है। और इच्छुक है, अर्थात अब जो चित्त में कल्पना से आगे तीव्र इच्छा में परिवर्तन हो रहा है, उसको इच्छुक कह रहे हैं। ये बड़े ही सटीक शब्दों को यूज किया है बाबा ने, देखने में एक जैसे लग सकते हैं, तो ये लगता है 3 शब्द क्यों लिख रहे हैं, है ना। तो प्रत्येक मानव स्वतंत्रता के लिए आसुक, तो प्रत्येक मानव में कई कैटेगरी मिलेंगे। कुछ लोग हैं उनको वो आशान्वित हैं कि यार कोई तो कुछ करेगा, है ना, स्वतंत्रता तो होनी चाहिए। कुछ लोग कल्पनाशील हैं, जो अपने आशा, विचार, इच्छाओं में कल्पनाओं को सजो रहे हैं। कुछ लोगों में इच्छा बन गई है, अर्थात वो इसको उतारने के लिए प्रयासशील है ना, उसमें उनके तीव्र इच्छा में आ गया, उनके कार्य व्यवहार में वो दिखाई देता है। इस अर्थ में इसको लिख रहे हैं। न्याय, धर्म, सत्य पूर्ण विधि से स्वयं में से के लिए तंत्रित एवं नियंत्रित जीवन प्रतिष्ठा ही स्वतंत्रता है। तो न्याय, धर्म, सत्य पूर्ण, तो अब यहाँ पे स्वतंत्रता को स्पष्ट कर रहे हैं कि न्याय, धर्म, सत्य पूर्ण विधि से स्वयं में से के लिए हम जो तंत्रित और नियंत्रित जीवन ही, है ना, ऐसा इसमें प्रतिष्ठित जो जीवन हो जाता है वो स्वतंत्रता है। इसको अपन ने स्वतंत्रता परतंत्रता को बढ़िया से डिस्कशन हो गया, ऐसा मुझे लगता है। आत्मा के संकेत अनुरूप बुद्धि, बुद्धि के संकेत अनुरूप चित्त, चित्त के संकेत अनुरूप वृत्ति, और वृत्ति के संकेत अनुरूप मन है, जो क्रम से
अनुभव, बोध, इच्छा, विचार एवं आशा है, यही स्वतंत्र जीवन का प्रत्यक्ष रूप है। तो इसकी अपन ने खूब बढ़िया तात्विक ढंग में चर्चा की कि जब आत्मा के अनुरूप बुद्धि, बुद्धि के संकेतों के अनुरूप चित्त, चित्त के संकेतों के अनुरूप वृत्ति और उसके अनुरूप मन, या अनुभव के अनुरूप बोध, बोध के अनुरूप इच्छा, इच्छा के अनुरूप विचार और विचार के अनुरूप आशा, है ना, यही स्वतंत्र जीवन का प्रत्यक्ष रूप है। इसके विपरीत में, ये भी बड़ेदार है, इसके विपरीत में लोकानुरूप, लोग क्या कहेंगे, है ना, उनके अनुरूप आज का जो लोक है ना, और व्यवस्था हमने स्थापित कर दी तब तो बढ़िया है, फिर जो लोकानुरूप भी हमारे लिए जागृति का कारण बनेगा। लेकिन इसके विपरीत में यदि हम लोकानुरूप, है ना, आशानुरूप एवं कल्पना रूप इच्छाएं परतंत्रता का प्रत्यक्ष स्वरूप हैं, है ना, तो जो लोग परिस्थितियों से गवर्न है, लोग क्या कहेंगे, है ना, या जो जीवन में संवेदना रूपी आशा है, या सिर्फ जो कल्पनाएं चल रही हैं, जो माने संवेदनशीलता के अर्थ में, उनके अनुरूप इच्छाओं से जो चल रहे हैं, तो वो परतंत्रता है। क्यों परतंत्रता है, फिर ध्यान दिलाऊं, क्योंकि उसमें मैं ही जो सुख की निरंतरता चाहता हूं वो पूरी नहीं होती, इसलिए मैं परतंत्रित हो जाता हूं, है ना, स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर पाता। बढ़िया। जबकि परतंत्रता मानव की वांछित घटना एवं उपलब्धि नहीं है, क्योंकि कोई भी इस तरह की परतंत्रता को चाहता नहीं है ना, ये उसके लिए वांछित भी नहीं है मानव में, है ना, ये अवांछित घटना है। मध्यस्थ क्रिया पूर्ण जीवन ही स्वतंत्रता है ना, तो मध्यस्थ क्रिया पूर्ण जीवन ही, मध्यस्थ क्रिया जहां पे पूरी तरह व्यक्त हो जाए, प्रमाणित हो जाए, है ना, वो जीवन ही स्वतंत्रता है। मध्यस्थ क्रिया का अस्तित्व है, इसलिए स्वतंत्रता की संभावना। क्या बात है, क्यों होगी भाई स्वतंत्रता की संभावना, क्योंकि मध्यस्थ क्रिया का अस्तित्व है, आत्मा मध्यस्थ क्रिया करती है, सम विषम से अप्रभावित रहती है, इसीलिए ये जो बुद्धि को उसके फॉल इन लाइन, है ना, उसके अनुरूप होना ही पड़ता है, और चित्त वृत्ति मन को उसके अनुरूप आना ही होता है। क्यों, क्योंकि मध्यस्थ सत्ता है, और मध्यस्थ सत्ता में होने के लिए आत्मा मध्यस्थ क्रिया है, मध्य में होने की वजह से, और मध्यस्थ क्रिया का अस्तित्व है, इसलिए स्वतंत्रता की संभावना बनी हुई रहती है। इसीलिए बाबा ने कहा कि हर मानव स्वतंत्र, स्वतंत्रित और स्वतंत्रता को पाना चाहता है, क्योंकि उसमें वो मध्यस्थ क्रिया का बनी ही रहती है। मानव में उत्पादन नियम पूर्वक, व्यवहार न्याय पूर्वक, विचार धर्म पूर्वक, अनुभव सत्य में मध्यस्थता पूर्ण होना पाया जाता है। तो मानव में जब हम नियम पूर्वक उत्पादन करते हैं तो हम मध्यस्थता का अनुभव करते हैं। व्यवहार में वही मध्यस्थता, न्याय पूर्वक जो हम व्यवहार करते हैं, अर्थात परस्परता में जो मूल्यों के साथ जीना, यही मध्यस्थता। आप उसमें माने परस्परता में सामने वाले को भी लगता है कि जिसको बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि आप स्पेस दे पा रहे हैं, है ना, माने उनको एक फ्रीडम दे पा रहे हैं, उनको सुकून मिलता है, आपके साथ उभय तृप्ति मिलती है। तो व्यवहार में न्यायपूर्वक, विचार में धर्मपूर्वक अर्थात व्यवस्थागत विचार, और अनुभव में सत्य में मध्यस्थता पूर्ण होना पाया जाता है। मध्यस्थता पूर्णता की प्रेरणा मध्यस्थ क्रिया में ही है। यही सम विषम का नियंत्रण संरक्षण है, और इसमें ही सम विषम का नियंत्रण रहता है, और उसको वो संरक्षित रख पाता है, अर्थात सम विषम को विलय कर पाता है। साथ ही मध्यस्थ जीवन की संभावना है, इसके प्रमाण परंपरा में ही दिव्य मानव जीवन है, और इसी को प्रमाणित करने के लिए, परंपरा में लाने के लिए दिव्य मानव जीवन है, अर्थात दिव्य मानव का यही कार्य है। एक बहुत अच्छी बात है, देखिए, नियमों की स्वीकृति हमारे में रहती ही है ना। सामान्य सी यदि अपन घटनाओं को देखें तो जैसे गुजरात में प्रचलन है कि आप किसी के घर में जाते हैं तो जूते ना बाहर ही उतार देते हैं। तो जूते बाहर उतार देते हैं तो कोई भी आदमी आएगा, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, तो जब बाहर ही 8-10 पेयर जूते उतरे, जब तक उसको कोई बहुत मजबूरी नहीं हो, विशेष दिक्कत ना हो, है ना, वो उतारता ही है। और भी कोई विशेष दिक्कत है तो वो पहन के भी आता है, तो एक संकोच के साथ आता है, और वो बोलता है कि किस वजह से नहीं उतार पा रहा है। तो नियम की स्वीकृति, जबकि ये मानवकृत नियम की बात हो रही है ना, ये यदि पहचानने में आता है किसी को तो उसको वो स्वीकार होता ही है, उसको वो निर्वाह करना चाहता है। तो कितनी अच्छी डिजाइन है, यदि किसी मानव को, है ना, ये अस्तित्व सहज नियम स्पष्ट हो जाते हैं, अर्थात उसको ये दिख जाता है कि न्याय पूर्वक जीने में ही सुख है ना,
या नियम पूर्वक उत्पादन करने में ही, प्रकृति को बनाए रखते हुए उत्पादन करने में ही हम अक्षुण्णता को पाएंगे। तो जैसे ही ये नियम, यदि उनकी जो मानवकृत नियमों की हमारे में इतनी माने वो होती है निर्वाह करने की, या उसकी स्वीकृति हो जाती है, तो जैसे ही हमारे में अस्तित्व सहज नियमों का अध्ययन के माध्यम से स्थापना होती है, स्पष्टता होती है, पहचानने में आते हैं, इनकी स्वीकृति होती है, तो इनके लिए पालन की प्रतिबद्धताएं स्वयं स्फूर्त होती हैं। इसीलिए इसको स्वतंत्रता कहते हैं, या हमारे में वो स्थापित हो जाता है, क्योंकि मध्यस्थ की प्रेरणा मध्यस्थ क्रिया में ही है, बनी हुई है ना, इस अर्थ में ये हमारे में स्थापित होता है। तो नियम, न्याय, धर्म और सत्य ही ज्ञान है, मध्यस्थ क्रिया ही इनका उद्घाटन करती है। तो मध्यस्थ क्रिया में ही, क्योंकि ये स्वयं में नियम, न्याय, धर्म और सत्य ही ज्ञान है, मध्यस्थ क्रिया ही इनका उद्घाटन करती है। ये स्वयं में सारे मध्यस्थ ही हैं, इनमें कोई सम विषम नहीं है ना। इसीलिए कई बार है ना, इसको परिचय शिविरों में कहते भी हैं कि इससे कम में चलता नहीं और इससे अधिक होता नहीं, है ना। तो नियम, न्याय, धर्म और सत्य, ये बिल्कुल दिनेश भाई ठीक लिख रहे हैं। सम विषम का भी तो अस्तित्व है, ये बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि यदि हम सम को, लेकिन जो पूरी तीनों अवस्थाओं में जो सम विषम है वो मध्यस्थ के लिए ही है, अर्थात जो पदार्थ अवस्था में जो आवेश है ना, क्योंकि उसमें जो आवेश दिखाई देता है वो भी अपनी पूरकता को सिद्ध कर चुका है, क्योंकि इसी वजह से उसमें परमाणु में समृद्धि होती है, पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था को प्रकट करता है। तो मानव में यहाँ पे सम विषम की कोई दिक्कत नहीं है ना। मानव में जो परंपरा है वो मध्यस्थता की है, इसको कहा जा रहा है ना। इसीलिए सम विषम जागृति में मानव में विलय हो जाता है, मानव में सम विषम जो है वो उससे उसमें जो आवेश है विषम का, है ना। और सम तो एक संभावित घटना है, क्योंकि हमें उसको जो आचरण पूर्णता तक पहुंचने के लिए या धरती पर व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, लेकिन जो परंपरा है वो मध्यस्थता की रहती है। तो बिल्कुल ठीक है, तीनों अवस्थाओं में जो सम विषम गुण है ना, वो मध्यस्थता के अर्थ में वो अपने को प्रमाणित कर चुके हैं। मानव को इसी सम विषम को, विषम तो मुक्त विलय हो जाएगा, सम से मध्यस्थ की ओर गति होगी और फाइनली मध्यस्थ की स्थापना होगी परंपरा के रूप में, ये कह रहे हैं। दिनेश भाई लिख रहे थे, परिवार सब कुछ कैसे उत्पादन करे। सब कुछ को उत्पादन करने की जरूरत नहीं है, कुछ तो बाहर से विनिमय करना ही पड़ेगा। तो स्वतंत्रता कैसे, बहुत बढ़िया। ये देखो, इसका मतलब हम स्वतंत्रता का मतलब समझ रहे हैं, पूरी धरती से कट जाएं, अकेले में सब उत्पादन कर लें और हमें किसी की, इसको स्वतंत्रता नहीं कह रहे हैं भैया। ये देखो, यही गड़बड़ हो जाता है। ध्यान आकर्षण करा रहा हूं फिर से, स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि हम अब हमें किसी से, दूसरे से कुछ नहीं चाहिए, बल्कि स्वतंत्रता का मतलब है सह अस्तित्व को पहचान लेना, व्यवस्था के अर्थ में इकाईत्व सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करती है। इसका मतलब है स्वतंत्रता का प्रमाण व्यवस्था में देना। तो भैया विनिमय होगा, केवल विनिमय की स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहे हैं, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए भी समाज चाहिए। हम ही टीचर बन जाएंगे, हमारे ही बच्चे का अपने ही परिवार में मैरिज कर देंगे, ये सब थोड़ी होना है भाई। एक बच्चे को संस्कारित करने के लिए मानव समाज लगता है ना। शिक्षा के लिए भी बाहर भेजोगे, उसमें व्यंजनाएं होंगी, टीवी के माध्यम से उस पर कुछ व्यंजित होगा, तो ये ठीक करें, होना होगा कि नहीं। तो फाइनली स्वतंत्रता का मतलब है सह अस्तित्व को पहचान लेना ही स्वतंत्रता है, सह अस्तित्व को प्रमाणित करना स्वतंत्रता है दिनेश भैया, है ना। तो सब कुछ हम उत्पादन करने लगे फिर स्वतंत्र महसूस करेंगे, ऐसा नहीं कहा जा रहा है ना। बल्कि सही अर्थों में स्वतंत्रित हो जाने का मतलब है सह अस्तित्व पूर्वक कैसे एक दूसरे के लिए पूरक उपयोगी होकर के जीना, ये स्वतंत्रता है। क्या गजब डिजाइन है भाई, इसलिए मैं कह रहा हूं। नहीं तो हमें लग रहा होगा कि यार मैं ही सब कुछ समझ लूं तो स्वतंत्र हो जाऊंगा, नहीं होगा। हमें वातावरण निर्माण करना होगा, है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं लगभग 2-4-5% लोगों के लिए प्रयास करना पड़ेगा भैया, है ना। खूब जनबल बनाना पड़ेगा, लोगों में इस बात की सहमति को स्थापित करना पड़ेगा कि सह अस्तित्व ही नियम है, उसी को स्वतंत्रता कहा जा रहा है ना। और हम अपने में आत्म, जिसको कई बार लोगों ने कहा है आत्मनिर्भर हो जाएं, उस अर्थ में आत्मनिर्भरता की बात नहीं कर रहे हैं। सही अर्थों में सह अस्तित्व को पहचान करके उसके साथ निर्वाह कर पाना ही स्वतंत्रता है, और परस्परता में ही इसका प्रमाण है।
है ना। इसीलिए सामाजिकता की जरूरत भी है। यदि हम अपना ही सारा कुछ पैदा कर लेते, खा लेते, हमें सामाजिकता की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। क्योंकि मानव सिर्फ भौतिकता से नहीं जीता है ना, चैतन्यता से, है ना। वो सामाजिक न्याय की इकाई है। बहुत बढ़िया। लेकिन आपने अच्छा ध्यान आकर्षण, देखिए हमारे में इस तरह का प्रश्न है, उसको तुरंत अपने को क्लियर करना ही चाहिए, है ना। बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद ऐसा पूछने के लिए। पूर्ण जागृति परम सत्य रूपी सह अस्तित्व में, देखो लिख ही रहे हैं, पूर्ण जागृति सह अस्तित्व में अनुभूति है ना, अपने सिर्फ परिवार में नहीं है ना। तो बिल्कुल आप स्वयंवीर भाई, सोम भाई को याद कर रहे हैं कि सह अस्तित्व की बारात निकली है, उसमें शामिल होना है अपने को, बिल्कुल वो इसको यूज करते हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा भी लगता है, बिल्कुल ऐसा ही है। स्वतंत्रता का मतलब है सह अस्तित्व की बारात में शामिल होना, अपनी बारात नहीं निकलनी है, नहीं तो जनाजा ही निकलेगा, ऐसा भी वो ध्यान आकर्षण कराते हैं, है ना। बिल्कुल ठीक है ना। तो अपने घर को पूरी तरह से सब कुछ पैदा करने के लिए प्रयास मत कीजिए भैया, बल्कि दूसरों में भी, क्योंकि अभी डर यही है कि हम यदि कुछ पैदा करेंगे तो दूसरा शोषण कर लेगा, उसको भी ज्ञान संपन्न विपन्न करने का प्रयास करना पड़ेगा, हमारी जिम्मेदारी है, जिससे कि हम परस्पर एक दूसरे के साथ निर्भय होकर के, अभय होकर के वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकें, है ना। ये अपने को स्थापित करना है, इसी में अपनी तृप्ति होगी। इसीलिए हमारा योगदान केवल अपने परिवार तक नहीं है, समाज तक भी नहीं है, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब हमें जाके अमेरिका में बात करनी होगी, क्योंकि ये सहस्तित्व विधि से होगा। हम हो सकता है 10, 20, 50 लोगों तक ही बात करेंगे, वो और आगे बात करेंगे। सबको स्वतंत्र होना है भाई, अपने को ही थोड़ी होना है। तो कोई बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं करने हैं, छोटे छोटे काम करने, अपने ही सीमा में हम जिन लोगों को जानते हैं उन तक अपनी बात को रखना है, वो भी ज्ञान संपन्न हो, हम भी हों, एक दूसरे मिलकर के हम उत्पादन भी कर सकें, विनिमय भी कर सकें, शिक्षा के प्रोग्राम भी कर सकें, है ना। और स्वास्थ्य के प्रोग्राम जो पांचों काम है, न्याय सुरक्षा भी कर सकें। इस अर्थ में सहअस्तित्व प्रमाणित होगा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है, क्योंकि ये तो एग्जिस्टेंशियली कोडेड है ना। ये हम और मानवीय कोडिंग नहीं है, ये एग्जिस्टेंशियली कोडेड है आदमी इसको करने के लिए। इसलिए मैं कई बार लोगों का जब ध्यान नहीं जाता तो मैं छोटा ध्यान आकर्षण में पूछता हूँ, है ना, कि भैया ये बताओ, टीवी में किसी को साउथ अफ्रीका में भी लोग यदि ऐसे दिखाई देते हैं कि भूख से मर रहे हैं, आपको कैसा लगता है ना। तो लोगों को लगता है भैया बुरा तो लगता है ना। तो इसका मतलब में ध्यान आकर्षण है कि यदि ये बुरा लग रहा है, इसका मतलब ऐसा आप नहीं चाहते हो। यदि चाहत को पहचानोगे तो आप ये चाहते हो कहीं ऐसी दुर्घटनाएं ना घटें, अर्थात सदघटनाएं घटें। और सदघटनाएं घटें तो इसके लिए आप क्या करते हो, उसमें योगदान देना है, उसको पहचानना है। क्योंकि आपकी और हमारी भी जिम्मेदारी है, किसके लिए? अपनी ही कल्पना को साकार करने के लिए, अपनी ही मन स्वस्थता को साकार करने के लिए। मनाकार साकार काफ़ी हद तक हो गया, कि मन स्वस्थ हो जाए तो वस्तुओं की कमी से लोगों को कमी नहीं है, बल्कि वस्तुएं कुछ लोगों में संग्रहित हो गई हैं, और वो भी उनके भ्रमवश। वो भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत खुश हो गए उनको इकट्ठा करके, वो भी परेशानी है, क्योंकि भ्रम ही परेशानी है, द्वंद्व ही परेशानी है। ये सब चीज़ें अपन को धीरे धीरे स्पष्ट होनी होगी। नहीं तो कई लोगों को लगता है जिनके पास खूब आ गया वो तो मज़ा मार रहे हैं, हम परेशान हैं। अरे भैया, वो मज़ा मार रहे होते इसका मतलब हमारी कल्पना में यही बैठा है कि हमें भी मज़ा मारना है तो वहीं पहुंचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है ना। क्योंकि संग्रह कहीं ना कहीं भय को व्यक्त करता है, और वो सामाजिक भय बस हमने संग्रह किया हुआ है। समाज में अभयता आएगी, हमें संग्रह की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसलिए काम संग्रह को हटाने का नहीं है, उसके जो रूट कॉज है, ये सामाजिकता में हम जिएंगे, उस सहअस्तित्व को यदि पहचानेंगे, उसको स्थापित करेंगे। कौन संग्रह करना चाहता है भाई, कौन अपना सिरदर्द लेगा, है ना। तो ये क्योंकि उसको बनाए रखने में बहुत सारे समस्या है, और वो संग्रह जब शोषण पूर्वक करना पड़ता है तो सिद्धांत है शोषक का शुष्क होना अनिवार्य है, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो ये संग्रह उसका निकल ना जाए, इसलिए वो भाव संपन्न होकर के अपनों से ही भाव को व्यक्त नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको डर लगता है कि भाव से जुड़ेंगे और वस्तु तो भाव से छोटी है, और ये वस्तु फिर आदान प्रदान करना पड़ जाएगी। तो भैया वो संग्रह करने वाला व्यक्ति शुष्क हो जाता है, अर्थात किस अर्थ में शुष्क? भाव में शुष्क हो जाता है। वो अपने को काटना पड़ता है उसको कई लोगों से, है ना। ये आप देखिए अपने में, आप इसको बहुत अच्छे से मैंने देख सकते हैं, फील कर सकते हैं अपने ही उससे, कि जब आदमी जैसे जैसे और इकट्ठा करता जाता है, वो अपने ही कुटुंब में जितना फैलता था उससे कम हो जाता है, उसको अब डर लगने लगता है।
है ना, और कुटुंब के बाद वो परिवार में सिकुड़ता है, फाइनली अपने में रह जाता है, जबकि फैलाव है ना, फैलाव में उत्सव है, सिकुड़ने में उत्सव नहीं है। उम्र बढ़ने के साथ फैलाव बढ़ना चाहिए, और इसी को हम लोग मतलब परिचय शिविर में ध्यान आकर्षण कराते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ अपनों की संख्या बढ़ रही है या कम हो रही है ना। ऐसे हम ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से लाखों लोगों से जुड़े हुए हो सकते हैं, अपनों की संख्या जुड़ रही, अपनापन का घटाव हो रहा है, इसी को शुष्कता कहा है। और इसी को कहा है कि शोषण करने वाले का शुष्क होना अनिवार्य है, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो ये परिचय शिविरों में ध्यान आकर्षण हो चुका है, बट बार बार कभी ध्यान आ जाता है तो बात हो जाती है। तो बहुत ही बढ़िया, है ना। तो पूर्ण जागृति फाइनली परम सत्य रूपी सह अस्तित्व में अनुभूति है। इस सह अस्तित्व को पहचानना है, परस्परता में साथ साथ जीने को पहचानना है ना। उसमें आदान प्रदान भी होगा, है ना, उसमें शिक्षा भी होगी। ये सारे आयामों को अपने को काम करना पड़ेगा। अमानवीयता में स्वतंत्रता के प्रति मानव में आशा एवं कल्पना। देखिए, अमानवीयता में भी स्वतंत्रता के प्रति मानव में आशा और कल्पना तो है ना। स्वतंत्र तो होना चाहता है ना, उसकी कल्पना भी करता है। मानवीयता में कल्पना, इच्छा एवं संकल्प होता है। मानवीयता में क्या हो जाता है कि उसमें, है ना, मानवीयता में क्या होता है कि कल्पना के साथ साथ अब इच्छा हो गई, माने तीव्रता आ गई। इच्छा का मतलब अब उसको जीना चाहता है, और जीने के लिए संकल्प होता है। तथा अति मानवीयता में संकल्प एवं अनुभूति पाई जाती है, उसको प्रमाणित करता है, और प्रमाण के रूप में उस अनुभूति को भी महसूस करता है, अनुभव करता है कि मैं प्रमाणित कर दिया। तो मानव में उसकी इच्छा होती है, संकल्प होता है, फलस्वरूप मानव भी उसको प्रमाणित करने के लिए क्रियाशील हो जाता है। तो अमानवीयता में असामाजिकता, मानवीयता में सामाजिकता एवं अति मानवीयता में स्वतंत्रता स्वराज्य प्रमाणित होता है, जो प्रसिद्ध। तो अमानवीयता में तो असामाजिकता है ही है, मानवीयता में सामाजिकता प्रमाणित होती है, और अति मानवीयता में फाइनली स्वतंत्रता का प्रमाण मिल जाता है, और जो कि स्वराज्य के रूप में है ना, कि हम एक अखंड राज्य की बात कर पाए, या एक छोटे से रूप में स्वयं के वैभव को। पहले शुरुआत तो व्यक्ति से, परिवार समूह से ही होगी, है ना। पहले तो डायरेक्ट स्वराज्य नहीं होगा। तो स्वराज्य की स्टार्टिंग यहाँ से ही होती है, व्यक्ति से होती है, परिवार से होती है, परिवारजनों से होती है, मित्रों से होती है, परिवार समूह के रूप में होती है, और फिर वो धीरे धीरे फैलाव के रूप में एक आगे बढ़ता है। सामाजिकता के से संपन्न हुए बिना, ये देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए परिवारगत सारे काम नहीं करने हैं, क्योंकि सामाजिकता से संपन्न हुए बिना मानव का अति मानवीयता को पाना संभव नहीं है। तो अति मानवीयता से पहले ये चरण एक आएगा ही, है ना। और वो चरण क्या है? सामाजिकता का चरण, है ना। क्योंकि जागृति एक सघन व्यवस्था एवं क्रम है। ये जो जागृति क्रम है ना, जागृति तक पहुंचने का और जागृति पूर्णता तक एक सघन क्रम है, इसमें विशृंखलता नहीं है। ये जो हम मैंने कई बार बाईपास करना चाहते हैं कि भैया हम तो अमानवीयता से डायरेक्ट, है ना, जर्नी करेंगे, और आप तो बाबा से पूछते थे आप तो ये बताओ कि डायरेक्ट अनुभव कैसे हो जाए, अभ्यास ना करना पड़े, है ना, या सीधे हम, है ना, डायरेक्ट दिव्य मानव पद में ही पहुंचने का डिजाइन बताओ। बाबा कह रहे हैं ऐसा कोई डिजाइन नहीं है। अमानवीयता, सामाजिकता से संपन्न हुए बिना अतिमानवीयता नहीं होगी, क्योंकि जागृति एक सघन व्यवस्था एवं क्रम है। एक क्रम से क्रम जिस लगी हुई सीढ़ियां हैं, उसको बहुत ही ब्यूटीफुली आगे बताया है ना। आपको भी सुन के बहुत अच्छा लगेगा। सुबह में पढ़ रहा था तो बहुत मजा आया। तैयारी करनी पड़ती भाई आप लोगों से बात करने के लिए, है ना, इतना प्रबुद्ध वर्ग है ना। तो बिल्कुल मैं भी सुबह सुबह की तैयारी कर रहा था। तो विचार सीमा बहुत ही ब्यूटीफुल, मतलब ध्यान आकर्षण होता है। देखिए कैसे बाबा ने उस जो उनको व्यंजित हुआ, है ना, ये जो परिपूर्ण व्यंजना है उसको शब्दों के माध्यम से कैसे उद्घाटित कर रहे हैं, जिससे कि हम सब में वो व्यंजित हो जाए, है ना। और ये भी बात किसी ने बढ़िया ध्यान आकर्षण कराया था कि अनुभव दर्शन में लिखा है कि शब्दों की अपनी अपूर्णता है ना, क्योंकि व्यापक तो सीमा में नहीं है ना शब्द की, लेकिन वो वाली अपूर्णता नहीं है कि इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। फाइनली इस अभिव्यक्ति को महसूस तो मेरे में ही होगा, लेकिन वहां तक इंगित करा दिया है। तो शब्द के माध्यम से अर्थ और अर्थ के माध्यम से वस्तु को इंगित किया है। उस वस्तु को अपने ही चित्रणों में चित्रित कर पाना, ये क्रिया तो मुझे ही करनी होगी।
आपके चित्रण में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। और ये मानव की एक मौलिक स्वतंत्रता भी है ना, क्योंकि वो अपनी जब उसका मन होगा, विचार होगा, इच्छा होगी, तभी वो इन चीज़ों को अपने चित्र में चित्रित करेगा, फलस्वरूप उसको देख पाएगा। इस अर्थ में शब्दों के द्वारा उसको पूर्णतया उद्घाटित किया है, व्यक्त किया है। जब मानव अपने ही मन, विचार, तर्क और चित्रण को फैलाएगा, ये उसको दिखने लगेंगी वास्तविकताएं। इस अर्थ में कह रहे हैं कि जागृति एक सघन व्यवस्था एवं क्रम है। इसको देखा गया है विचार सीमा में ही मानव स्वतंत्रता एवं परतंत्रता का अनुभव करता है, क्योंकि जागृत मानव का मूल मूर्त रूप आशा, विचार, इच्छा, संकल्प एवं अनुभूति और प्रमाण ही है। तो जब तक हम सिर्फ विचार सीमा में हैं, तब तक स्वतंत्रता और परतंत्रता है, क्योंकि मानव में केवल आशा और विचार नहीं है। आशा, विचार, इच्छा, ये पांचों आयाम हैं। इसलिए जब तक यहाँ नहीं पहुँचते हैं, अर्थात जैसे ही हम चित्रण से चिंतन क्षेत्र में या साक्षात्कार क्षेत्र में कदम रखते हैं, वहाँ से परतंत्रताएं विलय होने लगती हैं, स्वतंत्रता का रास्ता शुरू होने लगता है। क्योंकि जागृत मानव का जो मूल मूर्त रूप है वो सिर्फ विचार तक सीमित नहीं है, बल्कि आशा, विचार, इच्छा, संकल्प एवं अनुभूति, और केवल अनुभूति में नहीं रुकता है, प्रमाण भी है, प्रमाण ही है। तो अनुभव को प्रमाणित करना है, इस अर्थ में पूरा डिजाइन है। एक इस पेज को पूरा कर लेते हैं, है ना। उसके बाद एक दो सवाल आए हुए हैं, है ना, उस पर अपन चर्चा कर लेते हैं। मानवीयता का उत्कर्ष, एक पेज नंबर कहाँ पहुंचे, तो 7 ही हो पाया ऐसा लग रहा है, स्लो प्रोसेस चल रहा है भाई। हाँ ठीक बात है। तो राकेश भाई ने पूछा था, और ये थोड़ा मैं वो है ना, तो मुझे लगता है कि 4 सेशन ही होंगे, है ना, 3 में तो नहीं होगा। तो कल सुबह तक ये पूरा होगा जिस गति से चल रहा है। बट मेरा को इतना आनंद आ रहा है कि थोड़ा सा मैं गति चाहते हुए बढ़ा नहीं पा रहा हूँ उसकी। तो मानवीयता का उत्कर्ष ही अति मानवीयता के लिए प्रेरणा है ना। तो एक क्रम से क्रम सजा हुआ, कितना ब्यूटीफुली देखो उसको, ऑब्जर्वेशन को बाबा व्यक्त कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पदार्थ अवस्था के परम उत्कर्ष से प्राण अवस्था होती है। तो देखो पहले आया था कि जब पदार्थ अवस्था एक स्थिति समृद्ध होती है, तब अगली स्थिति घटित होती है। तो जब किसी धरती पर पदार्थ अवस्था समृद्ध होती है, तब जाकर के प्राण अवस्था का उदय होता है। तो ऐसे ही जब मानवीयता का उत्कर्ष होगा, तब जाके अति मानवीयता के लिए प्रेरणाएं जन सामान्य में बनेंगी। तो पहले मानवीयता के लिए प्रयास करना है ना। पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था की उत्कर्ष से जीवावस्था का उदय है। इसी तरह से पदार्थ, प्राण और जीवावस्था के उत्कर्ष से, माने उनकी एक समृद्ध स्थिति पहुंचने के बाद ही भ्रमित ज्ञानावस्था का प्रकटन है ना। और पदार्थ, प्राण, जीव अवस्था और भ्रमित ज्ञानावस्था के उत्कर्ष से अब भ्रांत ज्ञान अवस्था, माने मानव का, है ना, प्रकटन है। और इन सब के उत्कर्ष से ही निर्भ्रांत देव मानवीयता पूर्ण अवस्था उदय होती है, और उसके बाद दिव्य मानवीयता का पूर्ण अवस्था ही प्रसिद्ध है परंपरा के रूप में, है ना। तो बहुत ही बढ़िया। अब मुझे लगता है कि 5-6 मिनट हैं, इस पे अपन जो क्वेश्चन आए, एक तो काफ़ी टफ क्वेश्चन है, उसको भी ले लेते हैं, इतना मुझे स्पष्टता है। तो बढ़िया, सहस्तित्व को पहचानना, इस बहुत ही बढ़िया। सुरेंद्रपाल भाई उत्साहवर्धन कर रहे हैं। ये अपने लोग, अपने से श्रेष्ठ लोग जब उत्साहवर्धन करते हैं तो अपने मुझे भी अच्छा लगता है। धन्यवाद भैया। बिल्कुल भैया, दिल की बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई, है ना। शोषक का शुष्क होना, पारस भाई का ध्यान आकर्षण हुआ, और भी लोगों का हुआ होगा ऐसा मैं मानता हूँ। कोरोना के चलते सामान खरीदने के लिए गाँव जो बिल्कुल जो प्रसिद्ध है, क्या है का क्या अर्थ? हाँ, तो प्रसिद्ध है का अर्थ, हाँ बीनू भाई पूछ रहे हैं, वाह धन्यवाद बीनू भाई। तो प्रसिद्ध है का अर्थ अपनी कल को चर्चा हुई थी। प्रसिद्ध है का मतलब है कि जिसको मानव समझने के लिए बाध्य है, या जिसकी परंपरा होने की आवश्यकता है, अनिवार्यता होकर ही रहेगी, इसको कह रहे हैं प्रसिद्ध है। क्योंकि कल चर्चा हुई थी, बाबा जब लिखते हैं प्रसिद्ध है, तो मैंने भी कई एक आध बार पूछा कि बाबा आप तो लिखते हो मध्यस्थ दर्शन अनुभव के लिए प्रसिद्ध है, इसको तो चंद लोग ही जानते हैं, क्या मतलब है इसका, प्रसिद्धि कहाँ से है? तो हमारा जो प्रसिद्ध का नोशन है, और अस्तित्व में जो प्रसिद्धि है, अर्थात मानव को इसको पहचानने की अनिवार्यता है, इस अर्थ में ये प्रसिद्ध है, इसको कह रहे हैं, है ना। तो बढ़िया बढ़िया। तो इसको अब एक जो भैया का सवाल था, बाबा जी का बढ़िया, सभी भाइयों को नमस्कार। दिनेश शर्मा जी,
सर एमसीवी के इंदौर में जो लिविंग मॉडल पर काम हो रहा है उस पर आपकी क्या दृष्टि है? क्या हमें मिलकर एक दिशा में काम नहीं करना चाहिए? इसका उत्तर है भैया बिल्कुल करना चाहिए, है ना। इसी के लिए आप सबसे अनुनय विनय किया, है ना, कि अधिकतर लोगों तक ये बात पहुँचे, सूचना के रूप में ही पहले पहुँचेगी, है ना। ये कोई प्रचार प्रसार वाली बात नहीं है, लेकिन बिल्कुल वैसे ही है कि बच्चा यदि क्लास 1 2 और 3 4 5 में नहीं जाएगा तो इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, आईएएस अर्थात व्यवस्था में जो भागीदारी है, पहले तो उसकी सूचना ही जाएगी। सूचना जाएगी तो तर्क करेगा, क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कि भैया क्या सूचना से सब कुछ हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या सूचना नहीं पहुंचनी चाहिए? ये भी ठीक नहीं है। तो सूचना ही जाएगी, उसमें कुछ लोगों का, है ना, विचार करने का मन बनेगा, उसमें विचार करेंगे, तर्क लगाएंगे, कुछ लोग उसको जीने के लिए उत्सुक होंगे, उनमें कुछ स्थापित होगा, कुछ लोग उसके, है ना, अवधारणाएं बनेंगी। तो बिल्कुल ठीक है, हमें मिलकर एक दिशा में ही काम करना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। उसके लिए जो तैयारी चाहिए उसके लिए काम हो रहा है ना। एमसीबीके में जो काम, मॉडल पर जो काम हो रहा है वो सब हम सब लोग उसमें शामिल ही हैं, है ना। और कुछ कुछ उसमें जो हुआ है, कुछ कुछ माने देखिए, जब भी हम कोई प्रयास करते हैं, प्रयोग करते हैं, है ना, उसमें सफलता तक पहुंचने के क्रम में कम ज़्यादा कुछ होता ही रहता है। उस पर पुनः विचार, पुनः उस पर ध्यान आकर्षण, परस्पर मिलके उसको कैसे और बेहतर किया जाए, ये सारे के सारे, है ना, प्रयोग एक एक जगह जाकर के सफल होंगे और हम सब एक अच्छी स्थिति में, है ना। तो उन सब से जो लर्निंग्स, इस सबको मिलकर के हम सब उस पर काम कर रहे हैं और ये करना आवश्यक ही है। और इसके लिए हमें ये भी लगता है कि पहला एक मेजर काम ये होना है कि अधिक से अधिक लोगों में ये सूचना पहुँचे, उसके लिए लोग, है ना, मनन कर पाएँ, परिवार में सहमतियाँ बन पाएँ, साथ साथ परिवार के साथ साथ चलने की योग्यता से संपन्न हो पाएँ और हम चल करके और आगे से आगे की ओर बढ़ सकें। इस अर्थ में अपने को काम करने की ज़रूरत है ना। और ये धीरे धीरे कई जगह काम हो रहा है ना। और कई जगह अपने ढंग की, है ना, जब करने जाते हैं, इसीलिए लिखा था कि देखिए जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हमारे को बहुत सारी प्रबुद्धता अभ्यास के क्रम में आती भी है और हम जागृत रहते हैं, उसके प्रति बने रहते हैं, है ना। ध्यान आकर्षण होता ही है जीते समय, तो हम उसमें और परिवर्तन करने के लिए प्रयास करते हैं, है ना। और उसमें सुधार, जब तक हम अंतिम स्थिति को नहीं पहुंच रहे हैं तब तक सुधार होगा भी। ये भी कल्पना करना, यदि हम ऐसा मान लें कि अब इसमें कोई सुधार नहीं होगा तो ये शायद अतिशयोक्ति होगी, है ना। और या हम ठीक से, मतलब जैसे होता है ना कि आम के पेड़ को लगने में 5 साल लगते हैं और हम 3 महीने बाद खोद खोद के देखें कि अब या हर दूसरे दिन कि यार ये आम आ रहा है कि नहीं। तो इस प्रक्रिया को भी अपने को समझना चाहिए कि जो समाज में जो जीने का क्रम है, इसमें एक अपने ढंग का समय लगता है, उसमें कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, है ना। उसको उसी ढंग से लेना चाहिए। तो समाज में स्थापना होने के लिए, जीने के लिए एक एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से हम सब लोग गुजर रहे हैं। बहुत सारे प्रयास नहीं हुए हैं ऐसा नहीं है ना। जैसे बिजनौर में भी प्रयास हुआ, यदि सबसे पहले प्रयास को देखेंगे ना, यहाँ रण सिंह भैया अभी भी और प्रयास कर रहे हैं, उसमें से कुछ लर्निंग्स हुई, है ना। अछौटी में प्रयास चालू ही है, मानव तीर्थ में प्रयास है, एक स्वराज परिसर को करके कुछ कुछ एक अभी एक बहुत भ्रूण रूप में कुछ कार्यक्रम चल रहा है ना। और भी बहुत सारे लोग, है ना, जैसे गौरी बहन लिखती रहती हैं, वो एक प्रयास कर रहे हैं। और बहुत सारे प्रयास तो भैया हमें पता नहीं है, बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। जैसे इस अभी जो कोरोना के चलते यदि अपन देखें तो बहुत सारे प्रस्तुतियाँ हो रही जो आपको नहीं पता होगा। सुरेंद्र पाठक भैया अलग ढंग से एक, है ना, उनके साथ अध्ययन कराते हैं, बहुत सारे लोग उनसे जुड़े हैं। मैं भी एक छोटा सा, है ना, बीनू भाई मांडविया के साथ मिलके उनकी प्रेरणा से हम लोग 20-25 लोग एक हर घंटे कुछ कुछ अध्ययन कर रहे हैं, शाम को 9:30 से 10:30 जूम पर, उसमें वीडियो पर भी कुछ बातचीत हो जाती है। और ये मुझे जो कुछ पता है, हापुड़ में अपने ढंग से हो रहा है, दिल्ली में प्रयास हो रहे हैं, बहुत बढ़िया प्रयास हो रहे हैं भैया। मैं तो ये मानता हूँ इतने कम समय में, जैसे श्री राम भाई ने कहा था कि ये भी बहुत रेयर है कि कोई एक प्रणेता, अनुसंधानकर्ता ने दर्शन भी लिखा हो, वाद भी लिखा हो, शास्त्र भी लिखा हो, परिभाषा संहिता भी लिख दी हो, है ना। और उनके ही जीवन काल में या इतने कम समय में इसका इतना फैलाव हुआ हो। देखिए बुद्ध दर्शन, महावीर दर्शन, ये जो है 2500 साल बाद फैल रहा है ना। और अभी मैं इसकी यदि गति को देखता हूँ तो एक तरह से ये बहुत उत्साहवर्धक भी है हम सब। और इसका कारण ये है कि हम लोग जिस ढंग से इंटरनेट कनेक्टिविटी पे आ पाए, तो इसलिए जो भौतिक विज्ञान के महर्षियों ने, मनीषियों ने जो प्रयास किया, है ना, उनके लिए उनका साधुवाद है।
और बाबा ये कह ही रहे हैं कि जो दूरदर्शन, दूरश्रवण, दूरगमन और इंटरनेट जो हम पाए हैं, इसकी अपनी उपयोगिता है, और मुझे लगता है इसी के माध्यम से हम सफल भी होंगे, है ना। अभी जो महेंद्र भाई ने एक बहुत बढ़िया वेबसाइट, है ना, वो एक बनाने का प्रयास चालू है, उसके भ्रूण रूप में देखें तो बहुत सारा काम श्री राम भाई ने, है ना, एक वेबसाइट अभी एक रूप में बनी ही है, उसको अपन धीरे धीरे और समृद्ध कर रहे हैं। अशोक गोपाला जी भी उसमें काफ़ी योगदान देते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भैया ये सारे प्रयास एक तरफ ही जुड़ रहे हैं, किसी किसी एक प्रयास को विशेष